Hello students, this is a revision lecture for the Indian Partnership Act 1932 for CA Foundation students. Children, as you all know that because of this pandemic we are made to sit at our homes, and since you are getting a lot of time to study, I recommend you to do a lot of revisions so that you don't lose your grip on the subject. So I hope that the pandemic is contained soon and we all are get out our homes. I recommend you to watch the videos and do continuous revisions. Alright, let's start with the chapter which is having 3 units, and the first unit is general nature of partnership. तो partnership की definition which is mentioned in the section 4 of the act, उसमें क्या बताया गया है that partnership is a relation between persons it's plural, मतलब आप खुद से पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं, 2 व्यक्ति होना ज़रूरी है, आवश्यक है to make a partnership. अच्छा जी, तो हु हैव शेयर टू अग्रीड द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, मतलब इसका क्या मतलब है, जिन्होंने अग्री कर रखा है, आपस में समझौता किया हुआ है कि हम किसी बिजनेस को करेंगे, बिजनेस कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए काम करेंगे, पैसे कमाने के लिए काम करेंगे और उसके प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे आपस में. कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब या तो सारे के सारे बिजनेस करेंगे या फिर उनमें से कोई एक या उससे ज़्यादा व्यक्ति बाकियों के बदले में बिजनेस करेंगे, काम करेंगे. ठीक है, what do we call this element? It is called agency in partnership and it is the cardinal principle जो कि हम आगे जाके देखेंगे. Now if you're not having my notes, you can always resort to your books because the sequence is almost the सेम. ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद द एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप. सबसे पहला एलिमेंट क्या है पार्टनरशिप का? एलिमेंट मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स. पार्टनरशिप किन किन चीज़ों को मिलाकर बनती है? सबसे पहला है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, विच मीन्स दैट 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना ज़रूरी है एक पार्टनरशिप बिजनेस को बनाने के लिए. कभी खुद से कोई पार्टनरशिप कर सकता है? नहीं. लाइक यू हैव स्टडीड दैट company is a separate legal entity which is separate from its owners, from the promoters, the shareholders, the members, whatever you call them, and it is a separate legal entity. तो हम कंपनी के साथ मिलकर क्या पार्टनरशिप कर सकते हैं? बिल्कुल पार्टनरशिप कर सकते हैं बेटा कंपनी के साथ मिलकर. और क्या एक सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस के साथ पार्टनरशिप कर सकता है? कर सकता है? नहीं. हाँ कौन बोल रहा है? नहीं कर सकता है, बिकॉज देर इज the sole proprietorship business is not a separate legal entity. ठीक है, let's proceed further. So maximum number of partners आपको कहाँ पर बताया गया है? It is not mentioned in the Partnership Act, but it is mentioned in the section 464 of the Companies Act 2013, which says that the maximum number of partners can be 100 subject to the rules. ठीक है, बशर्ते, subject to मतलब बशर्ते, rules में जो लिखा हुआ है वो माना जाएगा पहले. तो रूल्स में क्या लिख दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दिस इन द क्लासेस कि ऐसा क्यों किया जाता है. आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन दिस राइट नाउ बिकॉज वी हैव टू बी फास्ट इन दीज लेक्चर्स, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट फॉर like 1.5 hour or 2 on YouTube watching a video with ma'am speaking so much with a dull screen with written notes, you see. Okay, तो आप प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करिए एंड यू कैन पॉज द लेक्चर और टेक रिफ्रेशमेंट्स इन बिटवीन. एंड आप यूट्यूब पर देयर इज़ एन ऑप्शन वेयर इन यू कैन स्लो द स्पीड ऑफ द वॉइस. आप धीरे धीरे, अगर आपको लग रहा है मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ तो आप उसको धीरे भी कर सकते हो. All right, so as of now the maximum number of partners are 50 and which is mentioned in the Companies Act के सेक्शन नंबर 464 में. चलिए, सेकेंड एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या है? अग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, अग्री करने चाहिए, समझौता होना चाहिए, आपस में मिलजुल के करना है उनको. ज़बरदस्ती नहीं आप किसी को अपना पार्टनर बना सकते हो. जस्ट बिकॉज यू सेड दैट समबडी इज योर पार्टनर डजंट मीन दैट दे विल बिकम योर पार्टनर अनलेस दे अग्री टू. ऑल राइट, तो दिस एलिमेंट रिलेट्स टू द वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ पार्टनरशिप. वॉलंटरी होना चाहिए, समझ रहे हो ना? वॉलंटरी, खुद से, कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ पार्टनरशिप. एन एग्रीमेंट, इसको हटाते कैसे? ओके, हाँ जी. एन एग्रीमेंट फ्रॉम विच रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज मे बी एक्सप्रेस. मे वर्ड का क्यों इस्तेमाल किया हुआ है? मे बी एक्सप्रेस. मे मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एग्रीमेंट कर रहे हो अपने पार्टनर से तो उसको लिखना ज़रूरी है. लिखना ज़रूरी नहीं है बाबा. आपने देखा होगा कि दुकानों में लोग बैठते हैं ना, 1-2 भाई होते हैं, साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं. सो दे आर पार्टनर्स, दे आर डूइंग बिजनेस, दे अग्री टू डू बिजनेस, they agree to share the profits, and one of them or both of them carry the business of the partnership. act for the partnership. So do they have a written agreement amongst themselves? नहीं. तो क्या हम उनको पार्टनरशिप नहीं बुलाएंगे? ऐसा नहीं है. हम पार्टनरशिप बोलेंगे उस बिजनेस को भी जहाँ पर रिटन अग्रीमेंट नहीं है, बट देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट.
It may be implied by the conduct of the parties. It may be oral or in writing. It may be oral or in writing. All right. Business. Third element is business. Business होना चाहिए partnership में, which precisely means that एक ट्रेड होना चाहिए या ऑक्यूपेशन होना चाहिए या प्रोफेशन होना चाहिए. आप पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बना सकते फॉर चैरिटेबल पर्पसेस. एक लाइन में मैंने इसको बता दिया. चलिए, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स. देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द होल ऑफ द प्रॉफिट्स. ऐसा नहीं हो सकता है. आप ही सोचो, आप किसी के पास पार्टनरशिप के लिए जाओगे, बोलोगे कि ठीक है मैं आपके लिए काम करेगा, मेरे को सारा लॉसेस दे दो और तुम सारा प्रॉफिट्स रख लो. ऐसा कहोगे आप? नहीं कहोगे, बिकॉज यू नो इट इज़ नॉट रैशनल. तो एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स होना चाहिए, शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को. बिजनेस कैरिड ऑन बाय, बट दैट डजंट मीन दैट यू वोंट शेयर लॉसेज. तो वोंट शेयर लॉसेज वाला जो चीज़ है वो आपके डेफिनेशन में ऑल्दो नहीं लिखा हुआ है, बट इट इज़ इम्प्लाइड दैट व्हेनेवर यू आर शेयरिंग प्रॉफिट्स यू बेयर लॉसेज टू. बट देयर आर सम काइंड ऑफ पार्टनर्स वी नो एंड वी हैव स्टडीड दोज हु डू नॉट शेयर द लॉसेज. इसलिए ये बात डेफिनेशन में नहीं लिखी हुई है. ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. What is the fifth element? The last element, that the business is carried on by all or any of them acting for all. So this is the cardinal principle of the partnership law. Cardinal principle मतलब जिस principle पर, जिस सिद्धांत पर partnership की definition जो है, जो partnership business है वो laid down है. ठीक है. What it means is that the partners are agents of each other. एक ने काम किया तो हम मानेंगे दूसरे ने भी किया है. If the पार्टनर्स आर एक्टिंग इन देयर अथॉरिटी, देन हम मानते हैं कि एक ने काम किया है तो पार्टनरशिप में भले ही 50 पार्टनर्स क्यों ना हो, देयर इज़ नो नीड फॉर ऑल ऑफ देम टू कंडक्ट द बिजनेस अफेयर्स. ऑलराइट, इसलिए एजेंसी, देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स. चलिए आ जाते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में. टेस्ट कैसे करोगे कि पार्टनरशिप है या नहीं कोई बिजनेस? बिकॉज जब कोई रिटर्न एग्रीमेंट होना कंपलसरी नहीं है तो आप देखकर कैसे बता सकते हो कि कोई पार्टनरशिप बिजनेस है या नहीं है? So there are some modes for determining whether there is a partnership business or not, and they have been mentioned in section 6. So आप कैसे determine करोगे पार्टनरशिप है या नहीं है? When there is an agreement and बिटवीन द पर्सनस कंसर्न्ड एंड वो लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए, और बिजनेस जो है वो कोई एक व्यक्ति चला रहा है या उसके बदले में एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति चला रहे हैं बदले में. देयर इज एजेंसी. सो व्हेन ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ पार्टनरशिप यू विल व्हेन ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ बिजनेस यू विल कॉल इट अ partnership, because there is no mandate for having a written partnership deed or agreement. So we have to check for every case to check that whether it is a partnership or not. चलिए, अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, एंड पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस. एज यू ऑल नो दैट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, HUF के बिजनेस में, व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न, व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, तो वो बाय स्टेटस इट सेल्फ, बिकॉज ही इज बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली एंड विच इज डूइंग अ बिजनेस एंड इट इज़ एन HUF, वो बन जाता है उसका को पार्टनर. सो पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है दैट जस्ट बिकॉज यू आर बॉर्न और यू आर समवन सन और डॉटर यू गोना बी अ पार्टनर, देयर पार्टनर. ऐसा नहीं होता है. पार्टनरशिप इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ बिजनेस. आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, अग्रीमेंट करना पड़ता है, लीगल रिलेशंस होते हैं. सेकेंडली, द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज मैंडेटरी बट इट इज़ नॉट द सोल थिंग दैट यू आर गोइंग टू चेक. ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो किसी के साथ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कर रहा है, सिर्फ ऐसा होने की ही वजह से उसको आप पार्टनरशिप बोलने लगोगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है. आप लोगों ने मिलके कल एक पार्टनरशिप बिजनेस खोल लिया एंड आई हेल्प यू आउट, आई लेंट यू मनी टू ओपन योर ओन बिजनेस. ऐसे केस में क्या होगा? अगर आप मेरे को शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स लेटर ऑन करते हो टू रीपे मी बैक, तो will I become your partner? No, I won't become your partner. So there are some of the examples given and you will have to read them. Okay, let's proceed further. That the language which is given in section 6 is that regard must be given to the real relations between the parties as shown by all the relevant facts taken together. मतलब आपको सारे जितने facts हैं किसी parties के बीच में, उनको सबको लेकर consider करना पड़ेगा whether the business is partnership or not. Okay, let's proceed further. That agency, the third test of partnership is agency. Agency होना चाहिए. It is the cardinal principle. Mutual agency है तो you will definitely call it a partnership यार. आप
तीन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे हो अपनी बुक में, LLP एंड कंपनी एंड पार्टनरशिप, आप देखो किस में होता है म्यूचुअल एजेंसी, तीनों में से किस में होता है? सिर्फ पार्टनरशिप में ही तो होता है. सो म्यूचुअल एजेंसी इज समथिंग विच इज़ यूनिक इन पार्टनरशिप्स. So you'll read it, and there are some differentiations given. पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच में लीगल स्टेटस कैसा होता है? पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वेयर एज द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. एजेंसी होता है पार्टनरशिप में, यस म्यूचुअल एजेंसी होता है पार्टनर्स के बीच में. वेयर एज कंपनी में नहीं होता है. कंपनी इज नॉट एन एजेंट ऑफ इट्स मेंबर्स और मेंबर्स आर नॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? पार्टनरशिप में एज पर डीड होता है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में डिविडेंड्स होते हैं. डिविडेंड्स मिलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, एंड दैट इज नॉट इवन कंपल्सरी. इफ इट्स रिटन इन दी you know about it, right? We'll see that in the revision lecture of companies. Okay, liability. Now since the partnership business is not a separate legal entity, तो पार्टनर्स और उनके पार्टनरशिप बिजनेस के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड होगी. जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैसा होता है? डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ कंपनी इज इट. ओके, नेक्स्ट, property. The property of the partnership business, property of the partnership business is, it is the joint estate of all the partners. मतलब उनकी मिली जुली जायदाद होती है. They can claim their share from the partnership property, whereas it is not in the case of the members of the company. जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है उसमें मेंबर्स का कोई भी इक्विटेबल इंटरेस्ट या इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता है. They can only receive dividends on their shares, यार, you know that. Okay. नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. अगर हमको अपना पार्टनरशिप का शेयर, मतलब जो हमें पार्टनरशिप में से प्रॉफिट्स मिलता है, इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र दैट, ट्रांसफ़र इन द सेंस दैट वी वांट टू सेल इट और प्लेज इट और हाइपोथिकेट इट, एनीथिंग, तो ऐसे में हमको क्या करना पड़ता है? सारे पार्टनर्स का कॉन्सेंट लेना पड़ता है. वेयर एज इन अ private company there is a restriction on transfer of shares, and in public companies the transfer of shares is unrestricted. आप भी डीमैट अकाउंट खोल के पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो. Next, management. All the partners are entitled to manage the affairs of the partnership firm, whereas members appoint someone who is called a director or a manager, जो कंपनी के affairs को conduct करता है. The directors act as agents of the company and they conduct its affairs. Okay, next, registration. Is the registration of a partnership compulsory? No, it's not. You have seen a lot of partners who are working and doing business together and they're not having formal contracts or agreements. They're not even registered. So registration is not compulsory, but the company to come in existence needs to be registered under the Companies Act 2013 or any other previous company law. Winding अगर आपको wind up करना है अपने partnership business को, you need the consent of all the partners, whereas to wind up a company you have to take the permission of National Company Law Tribunal, or the name of the company can be struck off from the register by the registrar of companies. There are some situations wherein the name is struck off, and you will read them in your intermediate or final level. Okay, next, number of partnerships. पार्टनर्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 464 में 100 लिखा हुआ है, बट सब्जेक्ट टू रूल्स, एंड रूल्स में 50 लिखा हुआ है. सो एज ऑफ नाउ देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैव बीन प्रिस्क्राइब टू बी 50. चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में? अनलिमिटेड. और प्राइवेट कंपनी में 200. ओपीसी में एक मेंबर होता है तो एक ही होगा मैक्सिमम भी. ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, कितने दिन तक एग्जिस्ट कर सकती है एक पार्टनरशिप? एज सून एज अ पार्टनर डाइज और रिटायर्स और बिकम्स इंसॉल्वेंट, द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड. ठीक है, अगर और अदरवाइज कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो वो माना जाएगा. आप यू विल नोट दैट मोस्ट ऑफ द sections in the act, in this act, partnership act, are subject to the contract between the partners. इसका मतलब है कि अगर partners ने कुछ और contract कर रखा है तो that will be applicable and not what is written in the act, but that should be lawful. Okay, now the existence of the company is perpetual. Members may come and go, but the company goes on forever. चलिए, पार्टनरशिप और एसोसिएशन के बीच में देखते हैं हम डिफरेंसेस. पार्टनरशिप क्या होता है? इट इज़ एन एजेंसी बिटवीन 2 or more people, एंड द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन इज वेयर पीपल एसोसिएट, आपस में मिलते हैं, एसोसिएट होते हैं फॉर अ सोशल कॉज. देयर इज़ नो मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स. सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि देयर इज़ नो मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स. एग्जाम्पल्स आर चैरिटेबल सोसाइटीज़ एंड रिलीजियस एसोसिएशंस, और एग्जाम्पल पार्टनरशिप का बिजनेस होता है. Proceeding further, we'll see the difference between partnership and club.
तो एक क्लब का मतलब यही नहीं है जो डांस क्लब आप लोग समझते हो, नहीं नहीं, सिर्फ वो नहीं है. क्लब्स विल कवर लाइक योगा क्लब्स, रिक्रिएशनल क्लब्स, रिहेबिलिटेशन क्लब्स. ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं. पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स formed for earning profits by a business, from a business which is carried on by all or any of them acting for all. Whereas in a club, the association of persons is formed not for the purpose of earning profits, not for the purpose of earning profits, but for promoting some beneficial purposes like health का improvement, recreation provide करना, ये सब चीज़ें. पार्क है, amusement park है, it can be an association between companies. So नेक्स्ट इज रिलेशनशिप. पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट्स होते हैं, वेर एज द मेंबर्स ऑफ द क्लब आर नॉट एजेंट्स. आप किसी क्लब की मेंबरशिप लेते हो तो क्या आप किसी और मेंबर के एजेंट बन जाते हो? नॉट एट ऑल. सो यू कैन वेरी वेल रिमेंबर दीज थिंग्स जस्ट बाय वन सिंगल रीडिंग, एंड आई रिकमेंड यू टू जस्ट टर्न अराउंड द पेजेस ऑफ द फर्स्ट यूनिट फास्ट if you're not having a lot of time. Although you're having a lot of time these days, so you can very well read the book at least thrice or 4 times. नेक्स्ट इज द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी. द पार्टनर इज हैविंग एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी. पार्टनर, यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं है, अधिकार है. दैट पार्टनर इज हैविंग इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड ही कैन क्लेम हिज और हर शेयर फ्रॉम द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. वेयर एज क्लब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है उसके मेंबर्स का. इफ़ यू आर मेंबर इन अ क्लब यू कैन नॉट क्लेम कि अगर क्लब के एसेट्स बिक रहे हैं तो मेरे को भी अपना शेयर चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट. नेक्स्ट, डिसोल्यूशन. Change in the partners affects its existence definitely, whereas change in members does not affect the existence of a club. Next, partnership and HUF. Mode of creation कैसा होता है partnership का? I've already told you that it's made by agreement, through agreement, and in a joint Hindu family. The mode of creation is status. As soon as a member is born, he or she becomes the member of the HUF. नेक्स्ट इज डेथ ऑफ ए मेंबर. पार्टनरशिप में किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाती है, वेयर एज ज्वाइंट हिंदू फैमिली डिजॉल्व नहीं होती है. बल्कि HUF में तो लोग सोचते हैं कि एक मेंबर मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मेरा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है वो बढ़ जाएगा. ऐसा होता है. द प्रॉफिट फ्लक्चुएट्स वेन एवर न्यू मेंबर्स आर एडेड. योर प्रॉफिट शेयर of the existing members gets reduced, and when members die the existing members profits get augmented. Okay, next is management. All the members are equally entitled and to participate in the business of the partnership, whereas in joint Hindu family the management is generally, it's written generally, but in the most of the cases the karta is the one who governs. HUF मैंने आपको बताया हुआ है, the earlier it was only the senior most male member who could be a karta in an HUF, but now it could be a female member as well. Okay. Authority to bind. Every partner can bind the firm by his acts. क्यों बाइंड कर सकते हैं? एक फर्म को बाध्य करने की क्षमता क्यों होती है पार्टनर्स के पास? क्यों? बिकॉज दे आर म्यूचुअल एजेंट्स. आपस में एक दूसरे के एजेंट होते हैं, तो वो फर्म को बाध्य कर सकते हैं अपने कार्यों से. ठीक है. कर्ता कैन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बिजनेस एंड अदर मेंबर्स. और वेराज इन HUF में क्या होता है? जो कर्ता होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है फॉर द बिजनेस एंड अदर मेंबर्स. Next is liability. Liability of the partnership is unlimited. We have seen this earlier. और कर्ता की liability जो होती है HUF में वो unlimited होती है, लेकिन members की liability होती है to the extent of their share of profits. Why has it been done so? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कर्ता is the one who manages things. कर्ता is the one who can contract for the business. तो obviously उसकी liability unlimited होती है because he is the one who is responsible for his own deeds and not the members. So members की liability is limited. Next, governing law is Indian Partnership Act and Hindu law. Next, minors capacity. Minor के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आके. But minor cannot be a partner, but he can be a beneficiary. वो पार्टनरशिप के लाभों को उठा सकता है लेकिन नुकसानों को नहीं. चलिए, minor cannot become minor becomes a member by birth in an HUF. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी. डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर और कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है या उसके हिसाब से, या फिर डेथ या इंसॉल्वेंसी किसी पार्टनर की हो जाती है तो इट विल अफेक्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. एंड HUF की कॉन्टिन्यूटी कब इफेक्ट होती है? तब जब तक डिवीजन ना हो जाए. व्हेन द मेंबर्स डिमांड फॉर द डिवीजन ऑफ द HUF, तब वो डिवाइड होती है. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मेंबर्स. मैक्सिमम 50 होते हैं पार्टनर्स एंड अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं HUF में. शेयर इन बिजनेस. शेयर इज डिफाइंड थ्रू अग्रीमेंट एंड द एग्रीमेंट कुड बी ओरल और राइटिंग, ओरल और इन रिटन.
और in an HUF there is no definite share, it fluctuates whenever a member dies, तो existing members का share बढ़ जाता है, और whenever a member is born तो existing members का share reduce हो जाता है. Next is partnership and co-ownership. So partnership is formed through agreement, which is an express agreement or an implied agreement, whereas co-ownership में क्या होता है? It is an agreement or operation of law, such as inheritance. Operation of law, where law operates, where it is not the consent of the parties to do something, they do not agree to do something, but the law operates. For example, the property of the father is vested in the son. So this is operation of law. This is called inheritance. तो co-ownership वैसे होता है. Agreement के through भी हो सकता है. You know, family members buy properties and it is in the name of all of them. So it is co-ownership as well. Implied agency होती है क्या? Partnership में होती है, co-ownership में नहीं होती है. क्यों नहीं होती co-ownership में? मान लीजिए कि मैं, मेरे फादर, मेरी मदर तीनों किसी प्रॉपर्टी के ओनर हैं. तो क्या मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी, मैं उस प्रॉपर्टी को बेच दूंगी तो क्या ऐसा माना जाएगा कि मेरे फादर और मदर ने भी बेच दी? नहीं, ऐसा नहीं है. नेचर ऑफ इंटरेस्ट कैसा होता है पार्टनरशिप में? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, वेयर एज इन को ओनरशिप इट डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. को ओनर्स, यू नो, को ओनर्स कुड बी जस्ट ओनर्स ऑफ अ प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट. नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. आप इंटरेस्ट कैसे ट्रांसफर कर सकते हो पार्टनरशिप में? यू हैव टू टेक द कॉन्सेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, वेयर एज देयर इज नो कॉन्सेंट नीडेड इन को ओनरशिप. सो दिस इज अ नोटेबल पॉइंट ओवर हियर बिकॉज students get confused that consent is needed in co-ownership as well. अपना शेयर ट्रांसफ़र, अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करने में there is no consent needed in co-ownership. चलिए आगे बढ़ते हैं. विल सी द काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप्स. तो आपको दी गई हैं 4 तरह की पार्टनरशिप्स. एक होती है पार्टनरशिप एट विल, मर्जी से. विल मतलब मर्जी. विलिंगली जो पार्टनरशिप होती है, तो द पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड हैव बीन कैटेगराइज अंडर द हेड विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन. मतलब समय के हिसाब से अगर आप पार्टनरशिप को कैटेगराइज करोगे तो एक होता है पार्टनरशिप एट विल और एक होता है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड. तो विल में क्या होता है? देयर इज नो फिक्स पीरियड दैट हैज़ बीन अग्रीड अपॉन बाय फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप. कोई फिक्स पीरियड हमने अग्री नहीं किया हुआ है और हमने कोई ऐसा प्रोविजन भी नहीं डाल रखा है जिससे हमको ये पता चले कि कब डिसॉल्व होगी पार्टनरशिप. तो हम उसको पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं. और पार्टनरशिप फिक्स पीरियड के लिए क्या होती है? जहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूरेशन मेंशन कर दिया कि भैया 6 महीने के लिए पार्टनरशिप होगी या 1 साल के लिए होगी, तो दैट विल बी अ फिक्स पीरियड पार्टनरशिप. अगर पार्टनरशिप कंटिन्यू करती है उस पीरियड के एक्सपायर होने के बावजूद भी, तो हम उसे बोलने लगते हैं पार्टनरशिप एट विल. मतलब पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड कन्वर्ट्स इनटू अ पार्टनरशिप एट विल व्हेन द फिक्स पीरियड एक्सपायर्स एंड द पार्टनरशिप स्टिल कंटिन्यूज. सो और एक्सटेंट ऑफ बिजनेस के हिसाब से हम पार्टनरशिप को 2 तरीके से डिवाइड करते हैं. एक्सटेंट ऑफ बिजनेस मतलब किस हद तक जो है वो बिजनेस कर सकती है एक पार्टनरशिप. तो दैट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड जनरल पार्टनरशिप. पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर. किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, किसी इवेंट को अंजाम देने के लिए, कोई चीज़ एकम्प्लिश करने के लिए अगर आपने किसी से पार्टनरशिप कर रखी है, दैट विल बी टर्म्ड एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. वेयर एज जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? जनरल. किसी भी आप उसमें 2-3 एडवेंचर्स, अंडरटेकिंग्स बढ़ा सकते हो, कर सकते हो. तो इट डज नॉट डिफाइन पर्टिकुलरली कि हम ये काम करने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं. ओके, सो यू वेरी वेल अंडरस्टूड द 4 ऑफ दीज एंड डू अ कंप्लीट रीडिंग फ्रॉम द बुक. ओके, नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड. डीड इज एन अग्रीमेंट विच इज एंटर्ड इनटू बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ बिजनेस. मतलब पार्टनर्स जो होते हैं वो बिजनेस जब कर रहे होते हैं पार्टनरशिप का, तो वो जिस डॉक्यूमेंट, जिस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे अपनी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ तय करते हैं, डिसाइड करते हैं, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड. ओके, अच्छा जी. ऑल्दो नो पर्टिकुलर फॉर्मेट्स आर रिक्वायर्ड for an agreement of partnership, but it is desirable to have a partnership in writing to avoid future conflicts. obvious सी बात है कि अगर 2 भाई भी झगड़ा करते हैं तो you know that बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. सो आगे फ्यूचर में कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. तो बेहतर यही होता है कि आप जो आपका पार्टनरशिप अग्रीमेंट है आप उसको लिखित में, राइटिंग में रख लीजिए, सो दैट देयर आर नो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स. सो अगर मैं किसी से पार्टनरशिप करती हूँ टू बाय सम प्रॉपर्टी एंड सेल इट फॉर प्रॉफिट्स, सो वेयर देयर इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व. जब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी लैंड, बिल्डिंग को हम पार्टनरशिप बिजनेस का पार्ट बना लेते हैं,
सब्जेक्ट मैटर बना लेते हैं. द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट. इंस्ट्रूमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड की बात हो रही है. इट मस्ट बी इन राइटिंग, स्टैम्प्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्ट्री होनी चाहिए उसकी, जो आपने सुन रखा होगा लेमन लैंग्वेज में. ओके, नेक्स्ट द कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप. नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम, पार्टनर्स का नाम, उनका पता, मतलब सब कुछ पूरा उनका आधार कार्ड टाइप. ओके, so everything is mentioned in the partnership deed, that including the profit sharing ratio, the capitals contributed, the capital sharing, the interest on capital and interest on advances, sharing of profits, capital ratio, etc. A lot of things are recorded in that partnership deed. Next, let's proceed to types of partners. तो आपको कुछ types of partners दिए हुए हैं, in which the first one is active or ostensible or actual partner. आपको as the name suggests active है तो मतलब काम करता होगा, active partner है. he is the actual partner. actual क्यों बोल रहे हैं? because the people are able to see him. लोगों को लग रहा है कि he is the one करता धरता, he is the one who does business, so he is called the actual partner or the active partner. He becomes partner by agreement obviously, and actively participates in the conduct of the business. And most importantly, that he has to give a public notice whenever he retires. Okay, so he has to give public notice कि मैं retire हो गया हूँ, I am absolving myself from the liabilities of the partnership firm. तो उसको ये चीज़ बोलनी पड़ती है publicly. And it is not compulsory that the retiring partner should himself do it. Other partners can also do it on his behalf. Okay, next is sleeping or dormant partners. तो sleeping partner है, सो रहा है, dormant है. The sleeping partner becomes partner by agreement, and he does not actively participate in the conduct of the business. He is not required to give public notice. ये public notice नहीं देनी पड़ती है sleeping partner को. Next is nominal partner. कौन होता है? नाम का partner. ठीक है, जैसे nominal interest या nominal rent आप चार्ज करते हो, मतलब वो कहने के लिए आप चार्ज करते हो an amount which is an estimate which is not an actual expense or something. ऐसा आपने कुछ अकाउंट्स में पढ़ रखा, सुन रखा होगा. वैसे ही नॉमिनल पार्टनर होता है, जो कहने के लिए पार्टनर होता है, बट ही इज़ नॉट एन एक्चुअल पार्टनर. वाई? बिकॉज ही इज़ नॉट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप. कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका पार्टनरशिप में. ही इज़ जस्ट लेंडिंग हिज नेम. जब उसका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है तो उसका जाहिर सी बात है कि उसको प्रॉफिट्स भी नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे उसको, वो सिर्फ अपना नाम दे रहा है, लेकिन उसके नाम की वजह से बिजनेस चल रहा है. इसलिए थर्ड पार्टीज़ तो कहेंगी ना कि यार, मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी के नाम से चल रहा है कोई बिज़नेस, तो कहेंगी यार उन्हीं के नाम पे मैंने, उनके भरोसे पे मैंने इस फर्म से गुड्स खरीदे. द गुड्स टर्न्ड आउट टू बी टॉक्सिक एंड देयर हैव बीन सम मेडिकल रिपरकशंस. तब क्या करेंगे वो? इन दैट केस द नॉमिनल पार्टनर विल बी लायबल. Okay, so he is liable for the third parties for all the acts of the firm, but he does not invest, he does not take part in the business, he is not having any real interest in the business of the partnership firm. Next is the partner in profits only. As the name suggests कि profits ही share करेगा, losses share नहीं करेगा. लेकिन वो act, फर्म के वो एक्ट जिनसे प्रॉफिट हुआ है, मतलब वो ट्रांजैक्शन जिनसे प्रॉफिट हुआ है, उसमें यदि थर्ड पार्टी के लिए कोई लाइबिलिटी निकल आती है पार्टनरशिप फर्म की, इन दैट केस सच पार्टनर विल बी लायबल टू पे दैट अमाउंट टू द थर्ड पार्टी. मतलब ही इज़ लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स ओनली. ऑल राइट, चलिए जी. नेक्स्ट इज इनकमिंग पार्टनर. इनकमिंग मतलब आ रहा है, ही इज़ कमिंग इन द फर्म एंड ही इज़ नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट डन बिफोर हिज एडमिशन. अपने एडमिशन के पहले जो भी काम किया गया होगा उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं. और ही इज़ एन इनकमिंग पार्टनर. सारे कॉन्सेंट ऑफ पार्टनर्स से आता है वो पार्टनरशिप फर्म में, और एज मे बी कॉन्ट्रैक्टेड इन दी पार्टनरशिप डीड. नेक्स्ट इज आउटगोइंग पार्टनर. आउटगोइंग जा रहा है, बाय बाय बाय, तो ही रिमेन्स लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म अंटिल अ पब्लिक नोटिस इज सर्व्ड. तो पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी कि मैं जा रहा हूँ, बाय बाय. अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया आपने तो आप लायबल रहोगे अपने कार्यों के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. होल्ड कर लेना, रोक लेना, भाई तुम तो पार्टनर रहोगे. पार्टनर बाय स्टॉपल. स्टॉपल का मतलब मैं बता चुकी हूँ. स्टॉपल मीन्स दैट if there is an act or representation, anything going on and you did not deny it at that very point of time. मतलब कि अगर किसी पर्सन के सामने कोई रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, कोई एक्ट चल रहा है, कोई बात कही जा रही है जो सच नहीं है, और उस समय आपने उसको ना नहीं बोला, उसको मना नहीं किया, तो बाद में हम आपको स्टॉप कर देंगे उसको इनकार करने से. दिस इज स्टॉपल. सो वेयर अ पर्सन, मैं पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर नहीं हूँ, बट आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ as the partner, or
मैं किसी और को परमिशन दे रही हूँ कि भाई तू जो है वो मेरे को रिप्रेजेंट कर एज पार्टनर इवन दो आई एम नॉट अ पार्टनर। ऐसे केस में अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन चल रहा है या फिर ऐसी परमिशन मैंने दे रखी है तो मैं बाद में डिनाई नहीं कर सकती उसको। आई विल बिकम अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और अ पार्टनर बाय स्टॉपल। ओके, सो वेयर अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली जानकर परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म when in fact he is not a partner of the firm, then he is liable like a partner. Okay, chalo, now we have finished with the first unit and the second unit is relations of partner, जिसमें आपके mostly general चीज़ें हैं and the rules and the sections which cover the liabilities, duties, rights of the partners amongst themselves, क्योंकि last unit is based on dissolution. Okay, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट होता है चैप्टर फ्रॉम द सेक्शन 9 विच इज़ द जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनरशिप। जनरल ड्यूटी, हमारा कर्तव्य जनरली क्या होता है। इफ़ आई एम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म आई हैव टू ऑब्जर्व अट मोस्ट गुड फेथ। मुझे अपने पार्टनर्स से गुड फेथ मतलब सच्चाई और ईमानदारी निभानी चाहिए, ठीक है। तो पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट एडवांटेज। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म को मेरी वजह से लॉसेस हो, ठीक है। तो दे कुड बी मिस्टेक्स बट देयर शुड नॉट बी विलिंग errors. Okay, so there should be the partner should be just and faithful to each other, and they should render true accounts, full information of all the things affecting the firm to any partner or his legal representative. आप पार्टनर को या अगर डिसीज पार्टनर है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फुल इन्फॉर्मेशन दोगे हर एक चीज़ का जो कि फर्म में हो रही है। ट्रू अकाउंट्स, एवरीथिंग वट एवर इज़ गोइंग ऑन। मान लीजिए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो और उसके बाद आप अपने इंजीनियर दोस्तों के साथ मिलकर एक टेक फर्म खोलते हो, टेक कंपनी बनाते हो, and let's not talk about a company, आप पार्टनरशिप फर्म बनाते हो। इन दैट केस यू विल बी हैविंग मोस्ट नॉलेज ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द इवेंट्स, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, तो आप उनको समझाओगे, आप अटमोस्ट गुड फेथ ऑब्जर्व करोगे और उनको एक एक चीज़ बताओगे। सो दिस इज जनरल नेचर ऑफ जनरल ड्यूटी ऑफ पार्टनर टू ऑब्जर्व अटमोस्ट गुड फेथ, एंड दिस हैज़ बीन सेड इन सेक्शन 9. नेक्स्ट इज सेक्शन 10 विच इज़ ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाई फ्रॉड। अगर मैं फ्रॉड करती हूँ और उसकी वजह से पार्टनर्स को कोई लॉस होता है तो मेरे को उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। मान लीजिए कि मेरी बाईसाइकिल की दुकान है और हमारी बाईसाइकिल की पार्टनरशिप फर्म है बाईसाइकिल्स बेचने की, और मैं वहाँ पर एक चोरी की बाईसाइकिल ले आती हूँ, ठीक है, और मैं वो किसी कस्टमर को बेच देती हूँ, एंड द कस्टमर नाउ इज़ डिमांडिंग मनी, you know, because he has found out the true owner and the true owner has taken the vehicle, the bicycle. उसके बाद वो कहता है कि पैसे दीजिए। तो will I indemnify other partners because of my fraud? Yes, I will have to, ठीक है, and the partners can throw the consequences upon me. All partners, जिसमें the language written is all any partner shall make good the loss caused by a firm due to हिज मिसकंडक्ट। अपने मिसकंडक्ट की वजह से फर्म को कोई भी लॉस होगा तो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। सच अमाउंट शैल बी डिवाइडेड बाय ऑल द पार्टनर्स। सो देयर इज नॉट मच टेक्निकल इन दिस सेक्शन बट यू विल हैव टू रिमेंबर इट बिकॉज इट इज़ अ सेक्शन विच कवर्स फ्रॉड डन बाय द पार्टनर। सो सेक्शन 10 नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। सेक्शन 11 इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन वेयर इन यू नो द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। तो जनरली आपके हिसाब से राइट्स और ड्यूटीज़ कहाँ पर लिखी रहती होंगी? पार्टनरशिप डीड में ऑब्वियसली। सो द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ कैन बी डिटर्मिन्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सच कॉन्ट्रैक्ट में बी मॉडिफाइड बाय कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स के कॉन्सेंट से आप उस अग्रीमेंट को नया भी कर सकते हो। वी हैव स्टडीड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट देयर कुड बी इनोवेशन और ऑल्ट्रेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हियर आपने जैसे कि पढ़ रखा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड, आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। आप किसी को रोक नहीं सकते किसी भी तरीके का व्यापार करने से। बट इन अ पार्टनरशिप फर्म ऐसा होता है ना कि जब आप पार्टनर हो तो फिर अगर आप वैसा ही सेम बिजनेस करोगे तो आप एक तरीके से सेक्शन 9 को ओवर रूल कर रहे हो, उसका उल्लंघन कर रहे हो कि आप जनरल ड्यूटी अपनी फॉलो नहीं कर रहे हो, फेथफुल नहीं हो, क्योंकि आप पार्टनरशिप के बिजनेस जैसा सिमिलर कॉम्पीटिंग बिजनेस आपने खोल रखा है। सो देयर इज़ अ
थिंग विच इज़ फ्लेक्सिबल इन दिस एक्ट कि आप एग्रीमेंट कर सकते हो रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के लिए, जहाँ पर जब तक एक पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के रूप में काम कर रहा है तब तक वो सिमिलर बिजनेस नहीं खोल सकता, सिमिलर बिजनेस में काम नहीं कर सकता है। या फिर आप इस तरीके का भी क्लॉज डाल सकते हो कि ही विल नॉट वर्क इन एनी बिजनेस, सो दीज क्लॉजेज इन द पार्टनरशिप डीड or in the implied agreement are acceptable. Next is the conduct of the business. So अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति कंडक्ट कर सकता है बिजनेस का तो वो करेगा, नहीं लिखा है कुछ भी तो सारे पार्टनर्स जो होते हैं दे हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस मैन बिकॉज दे आर म्यूचुअल एजेंट्स। कोई व्यक्ति कुछ कर देगा उसकी वजह से तो मैं भी लायबल हो जाऊंगा ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रॉड, बट कभी कभी किसी की गलती की वजह से बाकी सारे पार्टनर्स भी लायबल हो जाते हैं रॉन्ग बिजनेस डिसीजन की वजह से। इस वजह से सारे पार्टनर्स के पास अधिकार होता है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दे आर एंटाइटल्ड एंड दे आर बाउंड टू एक्ट डिलीजेंटली। उनको ड्यू केयर, ख्याल रख के, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला मैन होता है, एक समझदार व्यक्ति होता है, वो जिस तरीके से अपने खुद के बिजनेस में संभल कर काम करता है उस तरीके से डिलीजेंटली काम करने के लिए एक पार्टनर बाध्य होता है इन अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, नेक्स्ट इज द राइट टू बी कंसल्टेड. So there are 3 rights given in this section. You have to memorize them. They are important. Okay. So right to be consulted मतलब कि अगर business decision होने वाला है कोई and I'm a partner, so I'm having the right कि यार मेरे से भी पूछो कि whether we should do this thing or not. If there is something major going on, कोई merger करना है, कोई part of the partnership business हमको बेचना है, undertaking कोई stop करनी है, तो should I not be consulted? Should be. The partner should be consulted where even in the cases where the partner is a nominal partner or a sleeping partner, nominal partner हो, sleeping partner हो, किसी भी तरीके का पार्टनर हो, dormant partner हो, dormant partner is sleeping partner itself, तो कोई भी तरीके का पार्टनर हो, he has the right to be consulted. Now, how the last line written here, which is important, is however a change in the nature of business needs unanimous consent of the पार्टनर्स। तो यूनानिमस मतलब सबकी मंजूरी, यूनानिमस मीन्स कॉन्कॉर्ड। यस, इट मीन्स दैट सबकी मंजूरी होनी चाहिए वेयर देयर इज अ चेंज इन द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। लास्ट राइट इज राइट टू एक्सेस टू और इंस्पेक्ट और टेक कॉपीज ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। मतलब कि हर पार्टनर के पास ये अधिकार होता है कि वो पार्टनरशिप बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है, उसकी कॉपीज़ ले सकता है। लेकिन इस अधिकार को गलत काम करने के लिए पार्टनर्स ने यूज़ नहीं करना चाहिए। सो दे मस्ट एक्सरसाइज दिस राइट टू फॉर बोनाफाइडी। द इंटेंट शुड बी बोनाफाइडी, नॉट मैलाफाइडी। ओके, चलिए आ जाइए सेक्शन 13 पे, विच इज़ म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़। सेक्शन 12 एंड 13 बोथ कवर द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। द फर्स्ट राइट, आप इसको सीक्वेंस से लर्न करोगे तो दैट वुड बी बेटर because these are sub clauses A, B, C, D, E, F of the section 13 itself. So the first clause, clause A of the section 13 stipulates that the partners are not entitled to remuneration other than their share of profits. अब भाई आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो, आप पार्टनर हो, तो इट इज़ योर ड्यूटी टू कंडक्ट द बिजनेस मैन, यू कैन नॉट चार्ज रेमुनरेशन फॉर इट। हाउएवर, अगर सिमिलर पार्टनरशिप फर्म्स में या कस्टमरी है कि अगर इस तरीके की पार्टनरशिप होती है तो जनरली पे किया जाता है पार्टनर को रेमुनरेशन, इन दैट केसेस द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रेमुनरेशन। सो हियर although it is written that right to remuneration, but आप language पढ़ोगे तो it is written that no partner is entitled to remuneration other than his share of profits for conduct of the business. All right, second point is right to share profits. Obviously the partners are entitled to take profits from the profits earned by the partnership firm. So, and the profit sharing ratio is mentioned in the partnership deed, or it could be agreed upon in oral words. अच्छा, कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, वहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और खुद कुछ पार्टनर्स ने भी आपस में अग्री नहीं कर रखा, इन दैट केस द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो वुड बी इक्वली शेयर होगा लॉस या प्रॉफिट।
interest on capital. So interest on capital is payable only if it is mentioned in expressly in the agreement, or there is a practice of paying in that kind of partnership firm. मतलब कि कुछ cases आपको दिए हुए हैं जहाँ पर interest on capital payable होता है. So these are special cases and interest on capital is not payable generally. मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी एक normal partnership है and these conditions are not applicable and there is no express agreement, तब भी आपको interest मिल जाएगा. Capital मतलब पूंजी जो आपने लगा रखी है partnership firm में, and interest is ब्याज. तो उस पूंजी पर ब्याज आपको कुछ स्पेशल केसेस में ही मिलेगा. एंड द स्पेशल केसेस आर, सबसे पहला ये है कि एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो या उस तरह की पार्टनरशिप में देने का रिवाज हो. इट इज़ कस्टमरी. एनी ट्रेड कस्टम, कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन हो, एंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली. सो एंड इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द ओनली द पार्टनरशिप फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट्स, तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल होता है. Next is interest on advances. So a partner is entitled for interest on advances at the rate of 6% per annum or otherwise contracted. और interest on advances क्या होते हैं? मतलब किसी पार्टनर ने फर्म को पैसे दिए हैं, एडवांस, कोई लोन, ठीक है, विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल. कैपिटल नहीं लगाया है, थोड़े टाइम के लिए पैसे दिए हैं अगर पार्टनरशिप फर्म को, तो उस पर ब्याज कब तक मिलेगा? जब तक पार्टनरशिप फर्म या बाकी के पार्टनर्स उसको पे नहीं कर देते. अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई है तो जब तक सारे पार्टनर्स मिलके उस पर्टिकुलर पार्टनर को उसका पैसा वापस नहीं कर देते, तब तक पे करना पड़ता है ब्याज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एज पर द एक्ट, और एट द रेट वॉट एवर इज मैंशनड इन द पार्टनरशिप डीड. ओके. नेक्स्ट इज राइट टू बी इंडेमनीफाइड. मतलब कि यदि हमने कोई पेमेंट किया है या फिर हमने कोई लॉस या कोई हानि उठाई है तो उसकी भरपाई करे हमें फर्म या फर्म के पार्टनर्स. ठीक है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडेमनिफिकेशन. सो व्हेन अ पार्टनर इज़ मेकिंग अ पेमेंट, उसको कोई पेमेंट करनी पड़ गई इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब नॉर्मल सुचारू रूप से बिजनेस को चलाने के लिए अगर पार्टनर ने बाकी सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे कोई पेमेंट कर दी, तो will the rest of the partners not liable to pay him? Obviously they'll pay him. They'll have to indemnify the partner who has made such payment. या फिर इन द केसेस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी है तो फर्म को लॉसेस से बचाने के लिए यदि पार्टनर ने कोई पेमेंट कर दिया है, कोई नुकसान भुगत लिया है, विच अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड डू इन हिज केस. मतलब एक समझदार व्यक्ति जो अपने केस में, अपने खुद के केस में जो करता, वैसा काम कर दिया पार्टनर ने, तो उन सारे लॉसेस या पेमेंट्स के लिए उसको इंडेमनीफाई होने का राइट होता है. नेक्स्ट इज राइट टू इंडेमनीफाई द फर्म. सो इट इज़ नॉट एक्चुअली अ राइट, बट यू विल हैव टू, अ पार्टनर हैज़ टू इंडेमनीफाई द फर्म वेयर द फर्म इज bearing any losses because of the partner's neglect, partner's conduct of business. Okay, so the language written is right to indemnify the firm for any losses caused to it by his willful neglect in the conduct of business. जानबूझकर आपने कोई गलती कर दी या लापरवाही कर दी, उसकी वजह से फर्म को यदि कोई लॉस होता है तो फर्म इज हैविंग द राइट टू गेट indemnified from such partner who causes such loss. नेक्स्ट इज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का रेफरेंस बहुत बार आएगा आगे आपके. सो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी हैज़ बीन कवर्ड इन सेक्शन 14 एंड इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज द जॉइंट स्टॉक या जॉइंट एस्टेट, मिली जुली जायदाद, और पार्टनरशिप एसेट्स भी बोलते हैं. एंड दे रिप्रेजेंट द राइट्स और इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर्स. ठीक है, कि सारे पार्टनर्स जो जिस चीज़ में अधिकार रखते हैं उस अधिकार को रिप्रेजेंट करता है. इट रिप्रेजेंट्स दैट इंटरेस्ट, ओके, ऑफ ऑल द पार्टनर्स कलेक्टिवली. नेक्स्ट, अच्छा, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं? इट कंप्राइजेज ऑफ प्रॉपर्टी, राइट्स एंड इंटरेस्ट्स. अच्छा, कौन कौन से राइट्स एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी? जो कि पार्टनर्स लाए हों एज कॉन्ट्रीब्यूशन, एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू द कॉमन स्टॉक. कॉमन स्टॉक क्या होता है? मतलब द कैपिटल ऑफ द फर्म. तो जो कैपिटल के फॉर्म में लाए हो, कंट्रीब्यूट किया हो, जो प्रॉपर्टी, कोई राइट है, कोई इंटरेस्ट है, वो सारा का सारा पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में कवर होगा. नेक्स्ट इज परचेज और acquired for the purposes and in the course of the business of the partnership firm. मतलब कि पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस करने के दौरान, इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई, कोई राइट एक्वायर किया गया, कोई इंटरेस्ट एक्वायर किया गया, उसको भी हम कवर करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में. एंड द लास्ट वन इज गुडविल. तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. दैट समथिंग व्हेन द
partners brought something as their contribution, that will also be covered under partnership property. And if they bought it and acquired in the course of the business, it will also be covered in the partnership property. And the third one is goodwill. Goodwill is always the property of the firm, because goodwill क्या होता है? It is the value of reputation. मतलब कि एक फर्म अपने नाम की वजह से बाकी पीयर फर्म्स, अपनी मिलती जुलती फर्म से यदि एवरेज या नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, दैट विल बी टर्म्ड एज गुडविल. सो गुडविल की जो वैल्यू होती है, इट इज़ एक्चुअली द रेपुटेशन ऑफ द फर्म. सो इट विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. और गुडविल को बेचा भी जा सकता है, और उससे जो प्रोसीड्स आएंगे उस पर सारे पार्टनर्स का अधिकार भी होता है. ओके, सो आई एम रीडिंग आउट a bit of it. The fact whether or not a property is the property of the firm. The fact whether or not a property is the property of the firm depends on the real intention and agreement between the parties. Obviously, how will you get to know whether or not an asset is the property of the firm? So you'll have to see the real intention. हमारा intention क्या है? What is the intention of the partners? So it depends upon every case, taking in consideration all the facts taken together. Okay, so partners may by agreement at any time and in good faith convert the property of any partner into a partnership property. Obviously, if the partners are having their own property and the partnership wants to get that property, so एक partner अपनी खुद की property को भी partnership property में convert कर सकता है. That should be in good faith. ठीक है ना, अच्छा काम करने के लिए, to observe utmost good faith. आपको डेफिनेशन दी हुई है गुडविल की. तो गुडविल में भी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल लेवल ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अंडरटेकिंग्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास ऑफ बिजनेस. सेम क्लास ऑफ बिजनेस में यदि कोई अंडरटेकिंग है उस पार्टनरशिप फर्म की, तब भी वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म अगर नॉर्मल लेवल ऑफ प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, दैट विल बी डिफाइंड एज गुडविल. That is the value of reputation. So when a partnership is sold, every partner has the right to have the goodwill sold for the benefit of the partners, unless otherwise agreed. अगर कुछ और एग्री कर रखा है तो वो मान्य होगा. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. अप्लाई कहाँ करेंगे इस प्रॉपर्टी को? मान लीजिए कोई राइट है, कोई इंटरेस्ट है, कोई पार्टनर लाया एज देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, or any right or interest or an asset has been purchased in the course of business of the partnership firm. इनका application कहाँ होगा? So they have to be applied exclusively, मतलब सिर्फ और सिर्फ for the business of the firm. फर्म का बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का को अप्लाई किया जाता है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड. अगेन अनलेस अदरवाइज अग्रीड. अगर आप सारे पार्टनर्स ने मिलकर कुछ अग्री कर लिया है तो वही होगा यार, बिकॉज अ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड, सो इट इज़ नॉट डायरेक्टली हैंडल्ड बाय द लॉ. पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स जो चाहेंगे वो होगा, अगर वो अनलॉफुल नहीं है तो. नेक्स्ट इज पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट्स अर्नड बाय द पार्टनर, सेक्शन 16. अच्छा, मान लीजिए कि कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई पार्टनर जो है सिमिलर बिजनेस करके या फर्म के किसी फॉर्मूला का यूज़ करके या फर्म के किसी क्लाइंट का या बिजनेस कनेक्शन का यूज़ करके किसी भी तरीके से फर्म से जुड़ी किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अपना खुद का कोई पर्सनल प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, तो he'll have to surrender that profit to the partnership firm and he'll have to account for that profit as well. So, and this section again, section 16 is again subject to the contract between the partners. ऐसा कि पार्टनर्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि नो, हम लोग प्रॉफिट पर्सनली कमा सकते हैं एंड वी वोंट हैव टू पे दैट प्रॉफिट एंड अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट टू द पार्टनरशिप फर्म, तो वैसा ही होगा. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर क्या होगा? Subject to the contract between the parties, if a partner derives profit from any transaction of the firm के किसी transaction से, or from use of any property of the firm or business connection of the firm or firm name, he shall account for that profit and pay it to the firm. All right, so अच्छा जी. एंड द सेकेंड सिनेरियो इज़ वेर इन जहाँ पर पार्टनर एक कॉम्पिटिंग बिजनेस खोल ले, मतलब सिमिलर बिजनेस खोल लिया है तो आप सिमिलर बिजनेस से जितने भी पैसे कमाओगे आपको वो सारे पैसे पार्टनरशिप फर्म को देने पड़ेंगे, बिकॉज यू आर नॉट एक्टिंग इन एटमोस्ट गुड फेथ मैन. सेक्शन 9 को हमेशा दिमाग में रखिए कि भाई
अगर मैंने पार्टनरशिप फर्म का मैं पार्टनर हूँ और मैंने अपनी फर्म जैसा सिमिलर बिजनेस खोल के पर्सनल प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, तो एम आई ऑब्जर्विंग utmost good faith? No. So this is already in violation of section 9, although it is not expressly mentioned in section 9. But अगर आप लॉ की स्पिरिट को समझोगे तो if you're carrying on a similar business, a competing business with that of the firm, you will have to account for and pay the amount of profits which you have made from that particular business. Okay. So this is section 16, which is personal profits earned by a partner, and it is very important. Now let's proceed with section 17, which is rights and duties of the partner after a change in the firm. यहाँ पर change in the firm मतलब है change constitution हुआ है firm में, firm के constitution में change हुआ है. Constitution has been derived from the word constituents, मतलब elements, जिस चीज़ से मिलकर firm बनती है. तो इसका मतलब है partner से मिलकर firm बन रही है, तो क्या कोई नया partner आया होगा, या तो partner किसी existing partner की death हो गई होगी, या retirement हो गया होगा, या फिर partnership जिस बिजनेस को करने के लिए बनाई गई थी वो बिजनेस चेंज हो रहा होगा, या फिर फिक्स टर्म के लिए बनाई गई थी तो फिक्स टर्म एक्सपायर हो रहा होगा. इन सारे इवेंट्स के होने पर पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज़ क्या चेंज हो जाती हैं? तो ऐसा नहीं है. द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स विल रिमेन द same as they were immediately before the events below. That is the change in the firm after the expiry of the term and where additional business is carried out. So this is an easy section and you can read it out in the book. It is pretty easy. Next is relation of partner with third parties. Third parties से partners का क्या relation होता है? First one is section 18. So partner to be an agent of the firm. Partners जो होते हैं वो mutual agents होते हैं. We are very well aware of that. But पार्टनर्स जो होते हैं एजेंट किसके लिए होते हैं? दे आर दी एजेंट्स फॉर थर्ड पार्टीज, नॉट अमंगस्ट देमसेल्व्स. वो आपस में खुद की डीलिंग्स में एक दूसरे के एजेंट्स नहीं होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं थर्ड पार्टीज़ के लिए. ओके, एंड दे रिप्रेजेंट द फर्म. अब मान लीजिए कि पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है एंड वन पार्टनर इज़ मिसिंग, सो उस पार्टनर के बदले में क्या कोई दूसरा पार्टनर डिसीजन ले सकता है? वाइल द पार्टनर्स आर डिसाइडिंग अमंग्स देमसेल्व्स, डीलिंग अमंग्स देमसेल्व्स, तो नहीं ले सकता है. तो इसका मतलब क्या है? दिस रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ट्रांजैक्शंस एंड डीलिंग्स विद इन द मेंबर देमसेल्व्स. ठीक है जी. नेक्स्ट इज सेक्शन 90 विच इज़ इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर एज एन एजेंट. इम्प्लाइड का मतलब होता है जिसको कहने की ज़रूरत नहीं है, जो एक्सप्रेस नहीं होती है. एक्सप्रेस मीन्स एक्सप्रेशन थ्रू राइटिंग और थ्रू वर्ड्स. राइटिंग या वर्ड्स के माध्यम से अगर किसी अथॉरिटी को बोलने की ज़रूरत ना पड़े, वो अथॉरिटी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ नेचुरली आए किसी पार्टनर के पास, सो दैट इज़ रेफर टू एज इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ द फर्म. सो ऐसी अथॉरिटी कब आती है पार्टनर के पास? तो आपने देख रखा है कि पार्टनरशिप बिजनेसेस होते हैं which are not even registered. So what is the usual course of business? Usual course of business में बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए तो पार्टनर्स कुछ डिसीजंस लेते ही हैं डेली बेसिस पे. सो दैट इज़ इम्प्लाइड अथॉरिटी. उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि परचेजिंग ये वाला पार्टनर करेगा, सेलिंग ये वाला पार्टनर करेगा, ये पार्टनर प्राइस फिक्स करेगा. नो. सो these things are listed under implied authority. तो implied होता है लेकिन usual way में business किया जाना चाहिए. तो wording the section has been framed differently. I'll read it out for you that any act done to carry on in the usual way, आम तौर पर बिजनेस को चलाने के लिए जो काम किए जाते हैं. कैसे बिजनेस को चलाने के लिए? बिजनेस ऑफ द काइंड कैरीड ऑन बाय द फर्म. ये बात इसलिए लिखी हुई है कि मान लीजिए नया पार्टनरशिप फर्म आप खोलने जा रहे हो, नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, तो हाउ विल यू नो कि यूजुअल वे है क्या, आम तौर पर बिजनेस कैसे होता है? यू वोंट गेट टू नो दैट. सो what will you do? You will resort to other firms which are doing the same business in which your firm is doing the business. Okay, तो business of the kind carried on by the firm will bind the firm. तो ऐसे एक्शंस जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लिए गए हैं किसी पार्टनर के द्वारा, जो सिमिलर बिजनेस में लिए जाते हैं, वो सारे एक्ट्स जो हैं वो फर्म को बाइंड कर देंगे. अच्छा जी. तो सेक्शन 19 इज रेड विथ सेक्शन 22 वेयर इन इट इज़ मैंशनड दैट कि अगर आपको फर्म को बाइंड करना है तो आप किस मोड में ट्रांजैक्शंस करोगे. तो इट इज़ सिंपली रिटन दैट कि अगर आप कोई भी एक्ट करने जा रहे हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, तो दैट शुड बी इन द नेम ऑफ द फर्म और पार्टनर का इंटेंशन होना चाहिए टू बाइंड द फर्म. इधर एक्सप्रेस इंटेंशन हो या इम्प्लाइड इंटेंशन हो. अगर आपका इंटेंशन है फर्म को बाइंड करने का तो यू हैव टू एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स. इंस्ट्रूमेंट्स आर डीड्स, अग्रीमेंट्स, कन्वेंसेस.
तो आपको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इन द नेम ऑफ द फर्म। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। ऑल्दो इम्प्लाइड अथॉरिटी में थोड़े से एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी मेंशन कर रखी हैं एक्ट ने जो कि इम्प्लाइडली एक पार्टनर के पास नहीं आती हैं। इन सारे कामों को करने के लिए एक्सप्रेसली पावर देनी पड़ेगी, अथॉरिटी देनी पड़ेगी पार्टनर को बाकी सारी पार्टनर्स के द्वारा। ठीक है जी, तो ये कौन से एक्टिविटीज़ हैं? सबसे पहला है सबमिट अ डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन के लिए अगर आप कोई डिस्प्यूट सबमिट करने जा रहे हो इन द नेम ऑफ द फर्म, दैट फॉर दैट पर्पस यू शुड हैव एन एक्सप्रेस अथॉरिटी टू डू दैट। नेक्स्ट इज विदड्रॉइंग अ सूट। तो सबमिट करना हो डिस्प्यूट, विदड्रॉ करना हो कोई सूट, उन दोनों के लिए आपके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एडमिट अ लायबिलिटी अगेंस्ट द फर्म। यू कैन नॉट admit a liability against the firm impliedly। ऐसी कोई भी implied authority नहीं होती है पार्टनर के पास। and you cannot compromise or relinquish any claim of the firm। relinquish मतलब वेव कर देना, छोड़ देना। आप छोड़ नहीं सकते किसी क्लेम को जो फर्म का है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप उसके साथ unless you are authorized to do so। और immovable property एक्वायर नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते इम्प्लाइडली। एंड आप फर्म के नाम का बैंक अकाउंट नहीं, फर्म का बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते अपने नाम पे। ठीक है, और आप किसी पार्टनरशिप में नहीं एंटर कर सकते ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। तो ये सारे एक्ट जो हैं इन सबको करने के लिए एक पार्टनर को ऑथोराइज किया जाता है एक्सप्रेसली। एक्सप्रेस मीन्स बाय वर्ड्स और इन राइटिंग। नेक्स्ट इज सेक्शन 20 विच इज एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो पार्टनर्स की जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है, जिसको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या एक्सटेंड या रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है? हाँ जी, बिल्कुल करी जा सकती है। और उसके लिए सारे पार्टनर्स को कॉन्सेंट देनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ अ चेंज इन द कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें चेंज आ रहा है, टर्म्स उसके चेंज हो रहे हैं, तो आपको सारे पार्टनर्स का कॉन्सेंट लेना ही पड़ेगा। इसमें there is one thing notable in this section is that if there is a third party, मान लीजिए कि कोई थर्ड पार्टी है और वो पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, and the third party is aware that such partner has been restricted from doing so। जिस ट्रांजैक्शन में एंटर करने जा रही है उस ट्रांजैक्शन को करने से उस पर्टिकुलर पार्टनर को रोका गया है, रेस्ट्रिक्ट करी गई है उसकी अथॉरिटी, ये बात इसको पता है। और दूसरी चीज़, इनको ये भी पता है कि ये किसी फर्म के पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। तो दो बातें पता हैं, दैट अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंड दैट ही इज़ डीलिंग विद अ पार्टनर। अगर ये दोनों बातें पता हैं, देन सच ट्रांजैक्शन शैल बी इफेक्टिव अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी एंड नॉट अगेंस्ट द फर्म। मतलब थर्ड पार्टी का कोई भी क्लेम नहीं होगा फर्म पे। द थर्ड पार्टी कैन नॉट सू द फर्म इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हैं आप? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर पूरी नहीं होती है, मतलब थर्ड पार्टी को या तो ये नहीं पता कि पार्टनर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा है, या तो उसको ये नहीं पता कि वो पार्टनर से डील कर रहा है, तो इन दोनों ही केसेस में फर्म विल गेट बाउंड टू रीपे इफ देयर इज एनी लाइबिलिटी दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ सच ट्रांजैक्शन। ओके, आइए जी सेक्शन 21 पे, पार्टनर्स अथॉरिटी इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। सो यू हैव रेड दैट कि emergency situations में the partners can make payments or can incur losses for the good of the firm to save the firm from incurring losses and take decisions with which a man of ordinary prudence would do in his case। तो इन सब के लिए right to indemnity भी होती है पार्टनर्स के पास, और पार्टनर्स की अथॉरिटी notwithstanding the authority which has been restricted under section 20, उसको ओवर रूल करते हुए सेक्शन 21 में इमरजेंसी के टाइम पे फर्म को लॉसेस से बचाने के लिए पार्टनर किसी भी तरीके का काम कर सकता है। ओके, सो फ्रॉम सेक्शन 18 to 21 यू सॉ रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद थर्ड पार्टीज। प्रोसीडिंग फर्दर इज सेक्शन 23 विच इज इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर। सो यहाँ पर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर नहीं, बाय अ पार्टनर लिखा हुआ है। बाय मतलब किसी पार्टनर के द्वारा कुछ एडमिट किया जाना, कुछ बात मानना, कुछ रिप्रेजेंटेशन करना। तो यदि कोई पार्टनर कुछ एडमिट करता है कि हाँ ये बात सही है मेरे फर्म के बारे में, या कुछ रिप्रेजेंट करता है कि मेरी फर्म ऐसी है, अपने फर्म के अफेयर्स से रिलेटेड कोई बात, तो उस बात को यूज़ किया जा सकता है एज एन एविडेंस अगेंस्ट द फर्म। इट कैन बी यूज एज एन एविडेंस अगेंस्ट द फर्म इफ़ इट इज़ मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मान लीजिए कि साइकिल की दुकान है और
साइकिल के पार्ट्स की दुकान है और कोई कस्टमर आता है और कहता है मुझे बाइक में यामाहा बाइक में जो है पार्ट लगाना है, तो पार्टनर ने, अगर किसी पार्टनर ने बोल दिया हाँ ये वाला पार्ट ले जाओ, ये तुम्हारी बाइक में लग जाएगा, सो दिस इज़ एन एविडेंस विच कैन बी यूज अगेंस्ट द फर्म। ठीक है जी। तो भले ही वो अगर वो पार्ट नहीं लग पाता है और उसकी यामाहा बाइक ख़राब हो जाती है, तो ऐसे में द अग्रीव्ड पार्टी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म। अच्छा, दिस थिंग इज़ नॉट एप्लीकेबल वेयर देयर इज़ अ डिस्प्यूट अमंग्स द पार्टनर्स देमसेल्व्स। भाई पार्टनर्स आपस में तो अफेयर्स के बारे में जानते ही हैं अपनी खुद की फर्म के, सो ये थर्ड पार्टीज़ के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर द पार्टनर्स among themselves. So I'm reading it out once because it is an important section. 2, that any admission or representation made by any partner means to admit something or represent something to be true concerning the affairs of the firm is an evidence against the firm if it is made in the ordinary course of business. Okay, चलिए जी, सेक्शन 24 इज इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। सो नोटिस टू का मतलब है यहाँ पर नोटिस दी नहीं जा रही है, नोटिस का मतलब है यहाँ पर कि जानकारी है। अगर एक्टिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर या ऑस्टेंसिबल पार्टनर आप जो पढ़ चुके हो, अगर उसको किसी चीज़ की जानकारी है तो सेक्शन 24 के तहत ये माना जाएगा कि वो उस चीज़ की जानकारी पूरी फर्म को है। मतलब इफ़ यू हैव टू इन्फॉर्म द फर्म ऑफ समथिंग यू जस्ट नीड टू टेल द एक्टिव पार्टनर एंड इट विल बी डीम्ड एज नोटिस टू द होल ऑफ द फर्म। अच्छा, इसका ये एक्सेप्शन है कि जहाँ पर एक्टिंग पार्टनर खुद ही फ्रॉड है, खुद ही फ्रॉड कर रहा है या फिर किसी के साथ मिलके फ्रॉड कर रहा है, तब ये नहीं माना जाएगा कि बाकी सारी फर्म को इसकी जानकारी थी, बाकी सारे पार्टनर्स को इसकी जानकारी थी। ऐसे केस में नहीं माना जाएगा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने के लिए है वो ये है कि नोटिस मस्ट बी एक्चुअल एंड नॉट कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होती है? जिसको बनाया जा सके, कंस्ट्रक्ट किया जा सके, कुछ इवेंट्स को मिलाकर या किसी सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन किसी पार्टी से लेकर बनाया जा सके नोटिस को। वैसी नोटिस नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल नोटिस होनी चाहिए एक्टिंग पार्टनर को, तभी वो फर्म के अगेंस्ट ऑपरेट करी जा सकती है। सो आई एम रीडिंग इट आउट अगेन फॉर यू दैट नोटिस टू एन एक्टिव पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑफ any matter relating to the affairs of the firm operates as notice to the firm. That is, notice to one is equivalent to notice to the rest of the partners except in the case of fraud on the firm committed by or with the consent of that active partner. चलिए जी, लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज देखते हैं। सबसे पहला है सेक्शन 25 विच इज़ लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। एक्ट्स ऑफ द फर्म को डिफाइन करना यहाँ पर ज़रूरी हुआ कि एक्ट ऑफ द फर्म क्या होता है। भाई जैसे एक्ट ऑफ गॉड अपने OMG में देख रखा है ना, उसको भी डिफाइन किया गया था। हाँ जी, वैसे ही तो फर्म के एक्ट क्या क्या होते हैं। तो कोई पार्टनर यदि कोई कार्य करता है या कोई कार्य करना भूल जाता है, एनी एक्ट और ओमिशन डन बाय एनी पार्टनर और ऑल ऑफ देम, कोई एक पार्टनर या सारे के सारे मिलके कोई काम करते हैं या कुछ करना भूल जाते हैं, ठीक है जी। और पार्टनर के एजेंट्स भी, बिकॉज पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट्स, पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं। तो पार्टनर का एजेंट, पार्टनर का अपॉइंटेड एजेंट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज द एजेंट ऑफ द फर्म। तो वो भी एक एजेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा फर्म के, और वो भी कोई काम करता है या कोई काम करना भूल जाता है, ओमिशन कर देता है, विच गिव्स अ राइट एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म, जो अधिकार देता है किसी पार्टी को अगेंस्ट द फर्म या फर्म को अधिकार देता है किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ। ऐसे कार्य को हम बोलते हैं एक्ट्स ऑफ द फर्म। सो आई एम रीडिंग इट आउट फॉर यू दैट एक्ट्स ऑफ द फर्म connotes, connotes means connotation means suggestion, suggests, connotes any act or omission by all the partners or any of them or by the agent of the firm which gives rise to a right enforceable by the firm or enforceable against the firm. All right, चलिए जी, तो फर्म के एक्ट्स के लिए क्या पार्टनर्स लायबल होते हैं? बिल्कुल लायबल होते हैं, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं। सब मिलजुल कर भी उनको पैसे देने पड़ सकते हैं, और उस लायबिलिटी को चुकाने के लिए आप एक पार्टनर को भी सू कर सकते हो, वो बाकी सबसे कॉन्ट्रीब्यूशन क्लेम करेगा बाद में, एंड दैट इज़ नॉट योर हेडेक, आई मीन इफ़ यू आर द थर्ड पार्टी। चलिए जी, सेक्शन 26 पे आ जाते हैं। लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर। अगर पार्टनर कोई गलती कर देता है, गलतियाँ सबसे होती हैं, गलती कर देता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और उसकी वजह से किसी थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई पेनल्टी देनी पड़ जाती है, ऐसे केस में क्या फर्म उसके लिए लायबल होगी? बिल्कुल हो जाएगी भाई फर्म, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो भाई गलतियाँ होती रहती हैं। चलिए जी, वेयर बाय द रॉन्गफुल एक्ट्स और ओमिशन ऑफ अ पार्टनर, ओमिशन भी इंक्लूडेड है यहाँ एक्ट्स में, in the ordinary course of business of the firm
और विद द अथॉरिटी ऑफ हिज पार्टनर्स, या तो उसने खुद गलती नहीं करी, सबसे पूछ के किया था, उसके बाद थर्ड पार्टी को इंजरी कॉज हो गई, ऐसे केस में भी loss or injury has been caused to a third party or any penalties any penalty is incurred, the firm is liable therefore to the same extent as the partner himself. ठीक है जी, चलो सेक्शन 27 इज लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर. सो यहाँ पे मिस एप्लीकेशन मतलब मिस एप्लीकेशन ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पर थर्ड पार्टीज की बात हो रही है. लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 25, 26 एंड 27 पढ़ रहे हैं. 27 सेक्शन में मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर, तो यहाँ पर मिस एप्लीकेशन है मनी और प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्ड पार्टी. अच्छा जी, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला है जहाँ पर पार्टनर अपनी अथॉरिटी में रहकर किसी थर्ड पार्टी का पैसा या प्रॉपर्टी मिस अप्लाई कर देता है, उसको उड़ा देता है, गैम्बलिंग कर देता है, कुछ भी कर देता है. ठीक है जी. और सेकेंड पार्ट है इसका कि फर्म एज अ होल रिसीव्स इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस any money or property from a third party and it is misapplied by any partner. कोई भी पार्टनर उसको मिसअप्लाई कर रहा है while it is in the custody of the firm. So this is an important and notable point over here कि जब custody of firm में कोई चीज़ है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई पैसा है, उस समय यदि कोई पार्टनर उसको मिसअप्लाई कर दे रहा है, then the firm is liable to make good the loss. Then the firm will have to indemnify the third party. तो अब आप कहोगे कि भाई फर्म और पार्टनर अलग अलग कैसे कर दिया. यहाँ पर तो पार्टनर जो होता है वो वही फर्म होता है, देयर इज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी. तो लेट मी टेल यू दैट पहला सिचुएशन इसलिए बनाया गया है दैट समटाइम्स पार्टनर्स ऑल्सो रिसीव प्रॉपर्टी एंड मनी इन देयर होम्स, है ना. तो दैट इज़ ऑल्सो देयर अथॉरिटी, लेकिन उस समय वो प्रमाइसेस में नहीं होते हैं या फिर अदर पार्टनर्स डू नॉट हैव द नॉलेज और इट इज़ नॉट इन द कस्टडी ऑफ द फर्म. ऐसे केसेस में भी हम थर्ड पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे एंड द फर्म विल हैव टू इंडेमनीफाई दैट थर्ड पार्टी. चलो जी, सेक्शन 29 पे आ जाते हैं. राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट. पार्टनर का इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, दो फॉर्म्स में होता है. एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, दूसरा शेयर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन. तो दो चीज़ें उसको मिलती हैं. और क्या उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है? हाँ जी, ट्रांसफ़र किया जा सकता है. उसको पूरी तरीके से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं मतलब, या फिर उस पर चार्ज क्रिएट किया जा सकता है किसी लोन को लेने के लिए. तो जो ट्रांसफ़री है, जिससे हमने पैसे लिए, जिसको हमने पार्टनरशिप इंटरेस्ट जो है ट्रांसफ़र किया है, क्या उसके क्या अधिकार होते हैं? क्या वो पार्टनर बन जाता है? नहीं जी नहीं, वो पार्टनर नहीं बनता है. कल को मैंने अपनी पार्टनरशिप इंटरेस्ट जो है, अपना राइट टू रिसीव प्रॉफिट्स, राइट टू रिसीव माई शेयर ऑफ प्रॉफिट्स किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या वो पार्टनरशिप के बिजनेस में घुस के बिजनेस करने लगेगा क्या सारे पार्टनर्स के साथ? नहीं जी नहीं, नहीं कर सकता. ही कैन नॉट, द ट्रांसफरी cannot interfere in the conduct of the business. He cannot require the books of accounts. He cannot inspect the books of accounts. कुछ भी नहीं कर सकता. वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफरर पार्टनर का शेयर रिसीव कर सकता है और ही कैन नॉट चैलेंज द सेम, और उसको चैलेंज भी नहीं कर सकता. लेकिन इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन उसके पास राइट आ जाता है. थोड़ा सा क्या राइट आता है उसके पास, दैट ही कैन रिसीव द शेयर ऑफ द पार्टनर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म. चलो ये तो ठीक बात है. और वो अकाउंट्स मांग सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन फॉर द पर्पसेज ऑफ एसर्टेनिंग द शेयर. शेयर को सही से कैलकुलेट करने के लिए, पार्टनर के शेयर को सही से कैलकुलेट करने के लिए, जो ट्रांसफरी है, लेंडर ऑफ लोन है या प्लेजर है, उसको वो मांग सकता है अकाउंट्स पार्टनरशिप फर्म से एज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. फ्रॉम वर्ड याद रखेंगे. एज ऑन द डेट नहीं लिखा हुआ है, एज एट द डेट नहीं लिखा हुआ है, एज बिफोर नहीं लिखा हुआ है, एज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन की डेट से. ठीक है जी, आ जाइए सेक्शन 30 पे, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज वेल, माइनर के बारे में. ठीक है जी, तो माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप. आप जानते हो कि माइनर इज incapacitated to enter into a contract, therefore he cannot be a partner in a partnership firm because partnership firm arises through a contract. ठीक है, but a minor can be admitted to the benefits of the partnership. benefits के लिए ऐड हो सकता है
एडमिट हो सकता है, बट ही विल नॉट बियर द लॉसेस। चलिए माइनर के राइट्स देख लेते हैं, लेकिन कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स चाहिए। दैट इज़ अ नोटेबल थिंग ओवर ये कि सारे पार्टनर्स का कॉन्सेंट चाहिए टू एडमिट अ माइनर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो माइनर के क्या क्या राइट्स होते हैं? सबसे पहला राइट ये होता है कि वो प्रॉपर्टी में से शेयर ले सकता है और प्रॉफिट्स ले सकता है, जो भी बाकी के पार्टनर्स ने एग्री किया होगा तो वो चीज़ें ले सकता है। अच्छा, 18 साल का जो लड़का होता है या लड़की होती है, इज़ ही केपेबल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग? डेफिनेटली। तो इसलिए उसको एक और राइट दे दिया गया है दैट ही मे एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपीज़ ले सकता है किसकी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। और तो और अगर जब वो अपने कनेक्शंस तोड़ रहा हो फर्म से, मतलब रिश्ता तोड़ रहा हो फर्म से, वाइल सीवरिंग हिज कनेक्शंस विद द फर्म, he can sue the partners for पेमेंट ऑफ हिज शेयर। अच्छा जी, जब वो मेजॉरिटी अटेन कर लेता है, जैसे ही माइनर जो है वो 18 साल का हो जाता है, उसको 6 महीने के अंदर इलेक्ट करना होता है कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं। यदि वो 6 महीने में जवाब नहीं देता है तो उसको ऑटोमेटिकली पार्टनर मान लिया जाएगा। सो ही हैज़ टू गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ वेदर और नॉट ही ऑप्ट्स टू बिकम अ पार्टनर। अच्छा जी, इफ़ ही ऑप्ट्स टू बिकम अ पार्टनर बन गया तो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कैसे मिलेंगे? वही शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिलेंगे जो उसको तब मिल रहे थे जब वो माइनर था। तो इफ़ द माइनर इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर, ही इज़ entitled to the share to which he was entitled as a minor. And if he elects not to become a partner, अगर वो इलेक्ट करता है कि नहीं मुझे तो पार्टनर नहीं बनना है, तो जब तक इस बात की पब्लिक नोटिस नहीं सर्व हो जाती है दैट ही हैज़ ऑप्टेड आउट ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर, तब तक उसको माइनर की तरह ट्रीट किया जाएगा एंड हिज शेयर विल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म। ये सारे राइट्स होते हैं माइनर के, प्लीज़ रिमेंबर देम थॉरली। चलिए जी, लायबिलिटीज़ क्या क्या होती है बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी अटेन करने से पहले क्या क्या लायबिलिटीज़ होती हैं? एक माइनर की, he is liable for the acts of the firm but he is not personally liable। अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि as you all know that you must be practicing questions of partnership in your accountancy subject, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि the share of partners is computed only after accounting for all the liabilities in the profit and loss account। तो this is obvious that M का माइनर का जो शेयर होता है that it is liable for the acts of the firm। The share is liable but he is not personally liable। Okay, next is that he cannot be declared insolvent। अगर फर्म डिक्लेयर हो जाती है इंसॉल्वेंट, देन माइनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द फर्म विल वेस्ट इन द ऑफिशियल रिसीवर। तो माइनर को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता इंसॉल्वेंट आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। अच्छा, 6 महीने के अंदर अगर नोटिस नहीं दी तो वो माइनर जो होता है उसको हम पार्टनर ट्रीट कर लेते हैं, और जैसे ही वो पार्टनर हो जाता है वैसे ही वो लायबल हो जाता है उन सभी एक्ट्स के लिए जो एंटर हुए थे तब से, जब से उसको एडमिट किया गया था फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। उस दिन से इतने ही बिकम्स पर्सनली लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म सिंस ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। जब से वो छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, तब से उसके सारे एक्ट्स जो हैं उनके लिए, फर्म के सारे एक्ट्स के लिए वो पर्सनली लायबल हो जाता है। अगर वो चूज़ करता है कि उसे पार्टनर नहीं बनना है तो जब तक पब्लिक नोटिस नहीं सर्व हो जाती तब तक उसको ही कंटिन्यूज टू बी हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज कंटिन्यू टू बी दैट दोज ऑफ द माइनर, कि वो सू भी कर सकता है पार्टनर्स को फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी। चलो जी, सेक्शन 30 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिकमेंड यू टू रीड इट फ्रॉम द बुक एटलीस्ट ट्वाइस। यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है तो सारे पार्टनर्स की कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी टू इंट्रोड्यूस पार्टनर, और जिस दिन से किसी पार्टनर का एडमिशन होता है उसके पहले फर्म ने जितने एक्ट्स किए होते हैं उसके लिए जो नया वाला पार्टनर है वो लायबल नहीं होता है। अच्छा जी, कोई थर्ड पार्टी, कैन अ थर्ड पार्टी सू अ पार्टनर, a new partner, because he has become a partner by the very fact itself that he has become a partner? Ipso facto is the thing, the Latin maxim that is being used over here, कि सिर्फ इस तथ्य मात्र के होने की वजह से कि एक पार्टनर आ गया है पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में, क्या किसी क्रेडिटर को ये राइट मिल जाता है कि वो नए पार्टनर को भी सू कर सके? जी नहीं। ठीक है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट का नोवेशन करना पड़ेगा फ्रॉम दैट पार्टी, फ्रॉम सच क्रेडिटर, विद सच क्रेडिटर।
ठीक है। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, सेक्शन 32। पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है? सारे पार्टनर्स को कॉन्सेंट चाहिए, या फिर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में तो वो माना जाएगा, या फिर अगर पार्टनरशिप एट विल है तो नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में इन राइटिंग टू अदर पार्टनर्स ऑफ द इंटेंशन ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है जी। अच्छा, जो रिटायरिंग पार्टनर है यहाँ पर नोटेबल पॉइंट है द पॉइंट नंबर बी, विच इज़ कि अगर रिटायरिंग पार्टनर अपने आप को एब्जॉल्व करना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है उन लाइबिलिटीज़ से दैट मे अराइज बिकॉज ऑफ द एक्ट्स डन बिफोर हिज रिटायरमेंट, उसके रिटायरमेंट से पहले होने वाले एक्ट्स से अराइज होने वाली लाइबिलिटीज़ से अपने आप को एब्जॉल्व करना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अग्रीमेंट करना पड़ेगा। किसके साथ? रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के पार्टनर्स के साथ, मतलब नए जो पार्टनर्स बचे हुए हैं फर्म में उनके साथ, और थर्ड पार्टी के साथ जिसके ट्रांजैक्शन से लाइबिलिटी अराइज हो सकती है। So if you're getting confused, let me read it out for you. A retiring partner may be discharged from the liabilities for acts done before his retirement by an agreement made by him with such third party and the partners of the reconstituted firm, and such agreement may be implied by a course of dealing between the third party and the reconstituted firm after he had knowledge of the retirement. अच्छा, थर्ड पार्टी को अगर रिटायरमेंट का नॉलेज हो भी जाता है तो दिस एग्रीमेंट कुड ऑल्सो बी इम्प्लाइड। चलिए जी, और आपको पता है कि अगर एक्टिंग पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है, तो उसको नोटिस देनी पड़ती है, पब्लिक नोटिस देनी पड़ती है अपने रिटायरमेंट की। इफ़ ही हैज़ नॉट गिवन पब्लिक नोटिस सो हिज एक्ट्स विल कंटिन्यू टू बाइंड द फर्म। एंड जो है वो रिटायरिंग पार्टनर ही दे, बाकी के पार्टनर्स भी दे सकते हैं। सो विष्णु चंद्रन चंद्रिका प्रसाद का यहाँ पर केस दिया हुआ है, वेयर इन द एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट इफ द पार्टनर wants to dissociate from the firm from the partnership business, it does not indicate that the partnership business will come to an end. So there is a difference between dissolution of partnership and dissolution of firm, and which has been clearly described in your third unit, and which I will explain later as well. चलिए जी, रिटायरमेंट हो गया पार्टनर का, अब एक्सपेल्शन पे आ जाते हैं। एक्सपेल करना मतलब बेदखल कर देना, निकाल देना पार्टनरशिप बिजनेस से। तो क्या किसी पार्टनर को निकाला जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल निकाला जा सकता है। उसके लिए कॉन्सेंट चाहिए किसकी? मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स की। लेकिन ये कॉन्सेंट कैसे एक्सरसाइज करनी है मेजॉरिटी ने? गुड फेथ में, अच्छा काम करने के लिए। द इंटेंशन मस्ट बी बोनाफाइडी एंड नॉट मैलाफाइडी। अच्छे इंटेंशन के साथ अगर किसी पार्टनर को निकाला जा रहा है तो उसको निकाला जा सकता है इफ़ द मेजॉरिटी कॉन्सेंट्स। And obviously the principle of natural justice will be applicable, and the expelled partner will be given an opportunity of being heard. अपनी बात कहे जाने का उसको मौका दिया जाएगा। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, सेक्शन 34। जैसे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसका दिवालिया निकल जाता है, उसका ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज मेड, उसी समय से उसके सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो जाते हैं पार्टनरशिप फर्म से। उसका जो एस्टेट होता है, उसकी जो जायदाद होती है, दैट कैन ऑल्सो नॉट बी held liable for any act of the firm, and the firm is also not liable for any act of the insolvent partner। हाँ जी, लेकिन अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है और कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है और तब डिसोल्यूशन हो रहा है, ऐसे केसेस में जो इंसॉल्वेंट पार्टनर को अपना पार्टनर शो कर रहा है, मतलब रिप्रेजेंटेशन कर रहा है दैट ही इज़ द पार्टनर ऑफ सच इंसॉल्वेंट पार्टनर, दैट particular partner becomes partner by holding out या partner by estoppel, and उसके acts will bind the firm। तो this I'll explain you later as well, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, so don't get confused, it's fine। चलिए, let me read it out for you। That where a partner of a firm is adjudicated and insolvent, he ceases to be a partner on the day on which the order of adjudication is made, whether or not the firm is hereby dissolved। Where under a contract between the partners, the firm is not dissolved by adjudication of a partner as an insolvent, the estate of the partner so adjudicated is not liable for any act of the firm, and the firm is not liable for any act of the insolvent done after the date of such order of adjudication। ठीक है जी।
चलिए, लायबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो जायदाद है, एस्टेट है, उसकी क्या लायबिलिटी होती है। तो यदि कोई भी काम करे गए हैं फर्म के द्वारा, एनी एक्ट्स डन बाय द फर्म आफ्टर द डेथ ऑफ सच पार्टनर, उसके लिए क्या लायबल होगा डिसीज पार्टनर का एस्टेट? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं लायबल होगा। लेकिन कोई ऐसा कार्य है जो उसके मरने के पहले किया गया था और उस कार्य की वजह से कोई लायबिलिटी अराइज होती है, तो क्या उसके लिए उसका एस्टेट लायबल हो जाएगा? बिल्कुल लायबल हो जाएगा। ठीक है जी, आ जाते हैं राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस, सेक्शन 36। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने ये पढ़ रखा है इन योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट एग्रीमेंट्स इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड अंडर सेक्शन 27। तो लेकिन इसमें कुछ रिलैक्सेशन है, दैट पार्टनर्स कैन अमंग्स देमसेल्व्स अग्री टू restrict the partners to carry on similar business or carry on any business or vocation while they are partners, or restricting or they may restrict a partner from opening a similar business after he is retired or he is expelled etc. तो अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट है तब तो वो एग्रीमेंट एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है देन द एक्ट says under section 36 की outgoing partner may carry on a business competing with that of the firm, कर सकता है आउटगोइंग पार्टनर सेम बिजनेस, कॉम्पीट भी कर सकता है, एडवर्टाइज भी कर सकता है, बट ही मे नॉट, वो कुछ काम नहीं कर सकता। क्या क्या काम नहीं कर सकता? ही मे नॉट यूज़ द फर्म नेम, अपने आप को पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं शो कर सकता कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ फर्म का, और फर्म के एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मे वर्ड यूज़ किया गया है, ही मे नॉट, so this is recommendatory and not mandatory. This is a recommendation. चलिए जी, let's proceed further. That right of outgoing partner in certain cases to share subsequent profits. मतलब कुछ केसेस में ऐसा अधिकार मिल जाता है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या एक्सपेल हो रहा है या इंसॉल्वेंट हो गया है, छोड़ के जा रहा है पार्टनरशिप फर्म को, कि वो सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स ले सकता है फ्रॉम द प्रॉफिट्स विच हैव बीन अर्नड आफ्टर द डेट ऑफ सच इवेंट, सच सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद भी वो शेयर कर सकता है प्रॉफिट्स। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब जो बाकी के पार्टनर्स हैं ना, वो पुराने वाले पार्टनर्स के अकाउंट का तो सेटलमेंट किया ही नहीं आपने, और उसके प्रॉपर्टी से आप पैसे कमा रहे हो, तो आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे उसको? बिल्कुल जी, देने पड़ेंगे। तो वेयर एनी member of a firm has died or otherwise ceased to be a partner and the surviving partners or continuing partners carry on the business of the firm, business कर रहे हैं वो लोग with the property of the firm, और firm की प्रॉपर्टी में इस outgoing partner का भी हिस्सा था और उससे ये लोग बिजनेस कर रहे हैं without any final settlement of accounts, without any final settlement of accounts. This is important over here. Between them and the outgoing partner or his estate, then in the absence of a contract to the contrary, contrary मतलब इसके विपरीत यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये होगा, क्या होगा? ऑप्शन दिया जाएगा आउटगोइंग पार्टनर को या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या उसके ऑफिशियल रिसीवर को, असाइनी को, क्या राइट दिया जाएगा कि वो सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स ले सकता है जो कि कंप्यूट किया गया हो, जो कि एट्रीब्यूटेबल हो टूवर्ड्स द यूज़ ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, उसके शेयर ऑफ प्रॉपर्टी से कमाए जाने वाले प्रॉफिट को वो मांग सकता है, या फिर वो मांग सकता है इंटरेस्ट, ब्याज मांग सकता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और ये इंटरेस्ट कब तक पेएबल होगा? तब तक जब तक उस आउटगोइंग पार्टनर का अमाउंट जो है सेटल नहीं हो जाता, तब तक। ठीक है जी, चलिए, दिस वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 37 इसको भी बार बार पूछा जाता है। सेक्शन 38 इज रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फर्म। सो 2-3 लाइन्स में डिस्क्राइब्ड है आपकी बुक में, बट अ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड सो वी कैन नॉट रूल इट आउट। चलिए जी, तो कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब कि मैं किसी, मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ, तो मैंने सारे पार्टनर्स के साथ मिलके किसी थर्ड पार्टी को कोई गारंटी दे रखी है, तो दिस इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी एंड इट इज़ रिवोक्ड व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द फर्म। अगर मैं फर्म को छोड़ के जा रही हूँ तो जो कंटिन्यूइंग गारंटी होगी वो रिवोक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बस यही है इसमें। अ कंटिन्यूइंग गारंटी गिवन टू अ फर्म और टू अ थर्ड पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ अ फर्म इज इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, मतलब कि इसके विपरीत यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट मैंने कर रखा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब सेक्शन 38 एप्लीकेबल होगा। चलिए जी, रिवोक्ड एज टू future transactions from the date
ऑफ एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अगर कोई भी चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशन में फर्म के, कोई पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट का नोवेशन करना पड़ेगा टू मेक इट इफेक्टिव। चलो जी, section 2 is unit 2 has ended now. Congratulations. Let's start with the unit 3, which is registration and dissolution of a firm. You may please pause the video and take some refreshments if you want. ठीक है, तो जी सबसे पहले देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो जिस जगह पर आप अपनी फर्म बना चुके हैं, पार्टनरशिप फर्म, या फिर बनने के लिए प्रपोज्ड है, उस जगह के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास आपने जाना है और एक स्टेटमेंट जमा करना है, ईदर बाय पोस्ट और बाय डिलीवरी। आपने उस स्टेटमेंट में क्या लिखना है? फर्म का नाम, फर्म का पता, फर्म में कितने पार्टनर्स हैं, उन सारे पार्टनर्स का नाम और पता, कब हर पार्टनर ने ज्वाइन किया वो डेट लिखनी है, और ड्यूरेशन ऑफ द फर्म लिखना है। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर मेंशन्ड इन योर बुक। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करके जो स्टेटमेंट है वो सबमिट करना है टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ऑफ द एरिया वेयर द बिजनेस ऑफ द फर्म इज सिचुएटेड और प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड। बस हो गया फर्म का रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, इतना इजी दिया हुआ है आपकी बुक में फर्म का रजिस्ट्रेशन। चलो जी, फर्म के नाम में कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो आपको स्पेसिफिकली मना की गई हैं। वो वर्ड्स कौन से हैं? क्राउन, एम्परर, किंग, क्वीन, रॉयल, ये सब वर्ड्स आपको अपने फर्म के नाम में नहीं यूज़ करने हैं, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को, स्टेटमेंट को कैंसिल करके आपको रिटर्न कर देगा, आपको रेक्टिफाई करके फिर से रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि जो आपने स्टेटमेंट फाइल किया हुआ है उसके सारे पर्टिकुलर्स जो हैं वो सही हैं, द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड बिलीव हैं, एंड एवरीथिंग इज करेक्ट, देन ही विल रिकॉर्ड द नेम ऑफ द फर्म इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स। बस। अच्छा, क्यों करती है फर्म रजिस्ट्रेशन? तो अभी हम सेक्शन 69 में देखेंगे। देयर आर सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। उनसे बचने के लिए एक फर्म रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्म ने कोई वो डिस्प्यूट फाइल किया हुआ है, कोई सूट फाइल किया हुआ है, एंड द फर्म वांट्स टू गेट रजिस्टर्ड आफ्टर फाइलिंग ऑफ सच सूट। तो उसको क्या करना पड़ेगा? द फर्म हैज़ टू विदड्रॉ, द फर्म हैज़ टू फर्स्ट विदड्रॉ द सूट, एंड आफ्टर दैट द फर्म कैन गेट रजिस्टर्ड एंड फाइल अ फ्रेश सूट। तो ये करना पड़ेगा। वॉज इट ईजी? ओके, इट वॉज वेरी ईजी। चलिए जी, सेक्शन 69 पे आते हैं, विच इज़ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? इन नुकसानों से बचने के लिए एक फर्म जो है उसको रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। चलिए जी, तो आपको 4 नुकसान दिए हुए हैं। पहला नुकसान ये है कि फर्म या फर्म के पार्टनर्स आपस में मिलके, द को पार्टनर्स ऑफ द फर्म, दे कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी इन द नेम ऑफ द फर्म। फर्म के नाम पर थर्ड पार्टी के खिलाफ वो मुकदमा नहीं कर सकते अगर थर्ड पार्टी ने किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया है तो। सो दिस इज़ अ लैगिंग पॉइंट विच नॉन रजिस्टर्ड फर्म्स हैव टू फेस। सो the firm needs to be registered and the partners who want to sue the third party must be shown as partners in the register of firms। ये दोनों कंडीशंस पूरी होने के बाद ही जो पार्टनर्स हैं वो फर्म के बिहाफ पे, फर्म के नाम पे किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सूट कर पाएंगे। तो इसके लिए बुक में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दिए हुए हैं that A, B, C are partners and of A and company and A dies, in that case B और C X के खिलाफ केस पर कर पाएंगे या नहीं। So if the firm is registered and B and C are mentioned in the register of firms as partners, then they can file a suit against X. But if there is a incoming partner D and he is not named as a partner in the register of firms, तो वो को पार्टनर को रजिस्टर कराना पड़ेगा। Only then the partners will be able to file a suit against the third party in the name of the firm। ठीक है जी, दोनों ही कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। आई विल रिकमेंड यू टू रीड दिस फ्रॉम द बुक एंड सी द एग्जाम्पल केयरफुली ऑफ ए एन कंपनी। चलिए जी, अच्छा जी, सेकेंड क्या है जो कॉन्सिक्वेंस है ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, वो ये है कि देयर इज़ नो रिलीफ टू द पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ ऑफ एनी क्लेम। सेट ऑफ का क्या मतलब होता है?
कि इफ़ एन अमाउंट इज़ पेएबल एंड एन अमाउंट इज़ रिसीवेबल, तो उसका सेट ऑफ हो सके। तो अगर फर्म ने किसी थर्ड पार्टी ने फर्म के अगेंस्ट में कोई क्लेम कर दिया, तो द फर्म विल नॉट बी एबल टू क्लेम सेट ऑफ इफ द अमाउंट ऑफ द सूट इज मोर देन ₹100, if the amount of the suit is more than ₹100. Yes, okay. So this is also a lagging point, a consequence of non-registration. The third one is aggrieved partner cannot bring legal action against other partners of the firm. अगर कोई एक पार्टनर है जो ग्रसित है दूसरे पार्टनर्स के मिसमैनेजमेंट या ऑपरेशन से, तो वो बाकी पार्टनर्स के खिलाफ केस नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली द फर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड, द लॉ डज नॉट रिकग्नाइज दैट इट इज़ अ फर्म, इट इज़ अ पार्टनरशिप. So how will the partner bring an action against other partners of the firm? तो ऐसे व्यक्ति के पास क्या चारा रह जाता है that he can sue the firm for dissolution. वो फर्म को डिसोल्यूशन या अकाउंट्स के लिए सू कर सकता है for realization of his share in the firm's property when the firm is dissolved. The fourth one is that third party can sue the firm whether or not the firm is registered. A third party can sue the firm anyway. तो इन चारों कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए ही फर्म्स जनरली अपने आप को रजिस्टर कर लेती हैं इन द एक्ट एज पर द प्रोसेस गिवन इन योर बुक. नाउ लेट्स प्रोसीड टू डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है? डिसकंटिन्यूएंस. एक लीगल रिलेशन एग्जिस्ट करता है पार्टनर्स के बीच में व्हेन दे एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बिजनेस. They enter into an agreement which may be written or which may be implied or which may be expressed through words. तो उस लीगल या जूरल रिलेशनशिप का ख़त्म होना, उसका नॉन एग्जिस्टेंस में आना इज़ डिसोल्यूशन. तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दो अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से बुक में बताई गई हैं. डिफरेंस यही होता है कि जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही होती है, so it is because a partner is retiring or he has died, a partner has died or become insolvent और insane हो गया है, expel हो गया है, किसी भी तरीके से कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो पार्टनरशिप gets dissolved, you know, but firm dissolve नहीं हो जाती उससे. तो there is a comparison given wherein first one is कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस. तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस जो है वो कंटिन्यू नहीं करता है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है. वेयर एज इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप देयर इज ओनली अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. कंस्टिट्यूएंट्स मीन्स एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप चेंज होते हैं. देयर इज अ चेंज इन द नेचर ऑफ द बिजनेस और देयर इज चेंज इन द नंबर ऑफ पार्टनर्स. ऐसा कुछ चेंज होता है तो डिसॉल्व हो जाती है पार्टनरशिप, बट द बिजनेस कंटिन्यूज. नेक्स्ट इज वाइंडिंग अप. आर द अफेयर्स ऑफ द फर्म वूंड अप when there is a dissolution of a firm? Yes, of course. There is a total winding up and realization of assets and settlement of liabilities, whereas in the case of dissolution of partnership, the firms are only revalued so that the share of the retiring partner or the outgoing partner may be ascertained. चलिए जी, ऑर्डर ऑफ कोर्ट. क्या कोर्ट के ऑर्डर से फर्म डिसॉल्व हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. लेकिन पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है? नहीं जी नहीं. कैसे फर्म कोई ऑर्डर कर सकती है कि भाई अपना कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज कर दो? ठीक है. स्कोप, द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का जो स्कोप होता है इट्स वाइडर. फर्म अगर डिसॉल्व हो रही है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो ही रही होगी, वेराज पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का ये मतलब नहीं है कि फर्म भी डिसॉल्व हो रही हो. चलिए जी, फाइनल क्लोजर ऑफ अकाउंट्स होता है. हाँ जी, डिसोल्यूशन में होता है. इट इज़ डन, वेराज इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऐसा नहीं होता है. चलिए आते हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन में. तो आपको दो तरीके से डिसोल्यूशन आप एक पार्टनरशिप फर्म का कर सकते हो. वॉलंटरली डिसॉल्व कर सकते हो या फिर बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट. तो आपको दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है ब्रॉड हेड्स में. फर्स्ट वन इज़ वॉलंटरी डिसोल्यूशन, जिसमें 4 सब हेड्स हैं. 4 तरीके से आप वॉलंटरली एक पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो. फर्स्ट वन इज़ बाय एग्रीमेंट. सारे पार्टनर्स अगर कॉन्सेंट कर लेंगे कि भाई हमें फर्म को डिसॉल्व करना है, तो अग्रीमेंट करके द फर्म विल गेट डिसॉल्व. नेक्स्ट इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन. कंपल्सरी मतलब कि फर्म को डिसॉल्व करना पड़ जाए, कंपल्सरीली करना पड़ जाए. कब करना पड़ सकता है फर्म को डिसॉल्व? जब वो कुछ ऐसा बिजनेस कर रही हो जिसको अनलॉफुल घोषित कर दिया गया, जिसको कह दिया गया कि दिस बिजनेस हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज बीइंग अनलॉफुल. तो उसको वो बिज़नेस क्लोज करने के लिए उसको कंपल्सरीली डिसॉल्व करना पड़ सकता है. मान लीजिए कि एक कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, जो नमक बना रही है और साथ में कोई केमिकल प्रोड्यूस कर रही है, एंड द प्रोडक्शन ऑफ सच केमिकल हैज़ बीन declared by the government as illegal.
प्रोडक्शन उसका इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। तो अगर इफ़ द ऑपरेशंस कैन बी सेपरेटेड, तो उस केमिकल के प्रोडक्शन वाले यूनिट को बंद करना पड़ेगा। सो इट डज़ नॉट नेसेसरली मीन कि नमक प्रोडक्शन वाले यूनिट को भी बंद करना पड़ेगा। तो अगर सेपरेशन हो सकता है अंडरटेकिंग्स का, तब तो आपको सिर्फ वही अंडरटेकिंग बंद करनी है जो इलीगल हो गई है। अगर सेपरेशन नहीं हो सकता है तो आपको पूरी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज कंपलसरी डिसोल्यूशन। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। कुछ इवेंट्स आपको दिए हुए हैं जो अगर हो जाते हैं तो अपने आप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। दैट इज फर्स्ट वन इज फिक्स टर्म पार्टनरशिप। फिक्स टर्म पार्टनरशिप थी और उसका टर्म एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो जाएगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी फर्म। अच्छा जी, कोई किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनी थी पार्टनरशिप, स्पेशल पार्टनरशिप बनी थी फॉर वन और मोर अंडरटेकिंग्स, और वो पर्पस अकम्प्लिश हो गया, उस अंडरटेकिंग का कंप्लीशन हो गया, तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। बाय डेथ ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर मर गया है, डाइड, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है तो भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। तो आपने पढ़ रखा है कि रिटायरिंग पार्टनर है तो वो नोटिस देकर इन राइटिंग कि मुझे ये पार्टनरशिप एट विल जो है उसको छोड़ना है, ऐसा कर सकता है, छोड़ सकता है, रिटायर हो सकता है। तो अगर नोटिस दे दी गई है किसी पार्टनर के द्वारा तो पार्टनरशिप एट विल है, तो इट विल गेट डिसॉल्व्ड व्हेन एज एंड व्हेन द पार्टनर गिव्स द नोटिस ऑफ हिज विलिंगनेस टू लीव सच पार्टनरशिप। अच्छा जी, आते हैं सेक्शन 44 पे, विच इज़ डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। तो कोर्ट बहुत सारे केसेस में ये ऑर्डर कर सकता है कि द फर्म में बी डिसॉल्व्ड। अच्छा, ये केसेस कब हैं? सबसे पहला है इंसैनिटी और अनसाउंड माइंड, वेयर देर इज़ अ पार्टनर हु इज़ एन एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर है, वो पागल हो गया, इंसेन हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया। तो इंसैनिटी का मतलब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देख रखा है दैट ही इज़ नाउ इनकैपेसिटेटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो हाउ कैन ही रिमेन अ पार्टनर। तो अगर कोई एक्टिव पार्टनर इंसेन या अनसाउंड माइंड का हो जाता है तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है डिसोल्यूशन का। कोई परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई पार्टनर की तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है डिसोल्यूशन के लिए। कोई पार्टनर है जो मिसकंडक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से, उसके मिसकंडक्ट की वजह से जो फर्म का बिजनेस है उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो उस केस में जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकती है डिसोल्यूशन के लिए फर्म के। नेक्स्ट इज परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। जब कोई पार्टनर जानबूझकर लगातार ब्रीच कर रहा है अपने पार्टनरशिप अग्रीमेंट का, जिसकी वजह से मैनेजमेंट या फर्म के अफेयर्स या उसका कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है वो ख़राब हो रहा है, या कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से बाकी के पार्टनर्स के लिए मुश्किल हो रहा है उसके साथ पार्टनरशिप बिजनेस करने में, तब कोर्ट डिसोल्यूशन ऑर्डर कर सकती है। सो आई रीड इट आउट दैट वेयर अ पार्टनर विलफुली मतलब जानकर, सूझबूझ से willfully or persistently commits breach of agreement relating to the management of affairs of the firm or the conduct of its business, or otherwise so conducts himself in matters relating to the business that it is not reasonably practicable for other partners to carry on the business in partnership with him, then the court may dissolve the firm। ठीक है जी। तो इसके आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि एम्बेजलमेंट मतलब घपला करना, मतलब पैसे दिए गए, जैसे कि आप लोग करते हो, मम्मा आपको पैसे देती हैं 15 रुपये और आपसे कहती है धनिया ले आइए, तो आप 10 रुपये की धनिया लाते हो, मम्मा को 15 बताते हो, 5 रुपये का चॉकलेट खा लेते हो। सो दैट इज एम्बेजलमेंट। एंड कीपिंग एरोनियस अकाउंट्स, होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड, रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट्स एटसेट्रा। सो दीज थिंग्स हैव बीन टर्म्ड as breach of agreement। चलिए जी, नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बाय एनी पार्टनर टू अ थर्ड पार्टी और टू अ कोर्ट इन रिकवरी ऑफ हिज डेट्स। अगर कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट क्या होता है उसका, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड शेयर इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, इन दोनों में से कुछ भी ट्रांसफ़र कर देता है किसी थर्ड पार्टी को या कोर्ट को कि उसके डेट्स की रिकवरी के लिए, ऑब्वियसली द कोर्ट और द थर्ड पार्टी वुड हैव बीन हिज क्रेडिटर्स। तो रिकवरी के लिए जब उनको दे देता है तो ऐसे केस में कोर्ट कभी कभी फर्म को डिसॉल्व कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है डिसोल्यूशन का। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस और परपेचुअल लॉसेज। इफ द फर्म इज
incurring losses perpetually, बार बार losses हो रहे हैं, तो the court can order dissolution and other just and equitable grounds. तो यहाँ पर justice वाला just है, just और equitable grounds पे, fair grounds पे deadlock in management हो गया, कोई management decision नहीं हो पा रहा है, जो management के लोग हैं the partners, they are not in talking terms. ऐसे केसेस में लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, स्ट्रेटम मतलब होता है लेयर, तो सबस्ट्रेटम इज द सब्जेक्ट मैटर, द अंडरलाइंग एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, वही खो गया, ठीक है। वो खो गया से मतलब है कि इट इज़ लॉस्ट, दैट जिस चीज़ के लिए बनी थी पार्टनरशिप फर्म वो एलिमेंट ही नहीं रह गया। गैम्बलिंग बाय अ पार्टनर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स हैं जिसको मद्देनज़र रखते कोई कोर्ट ऑर्डर कर सकती है किसी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व होने के लिए। चलिए जी, नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन वंस द पार्टनरशिप फर्म हैज़ बीन डिसॉल्व्ड, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज। चलिए मान लीजिए कि पार्टनर्स ने वॉलंटरली डिसाइड कर लिया कि पार्टनरशिप फर्म को ख़त्म करना है, या फिर पार्टनरशिप फिक्स पीरियड की थी, उसका फिक्स पीरियड एक्सपायर हो गया, स्पेशल पार्टनरशिप थी एंड द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, डेथ ऑफ पार्टनर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, और इफ़ द कोर्ट ऑर्डर्स डिसोल्यूशन, तो इन सारे केसेस में दीज आर जस्ट इवेंट्स, इस इवेंट का पब्लिक को नहीं पता होता है। सो अनलेस एंड अनटिल अ पब्लिक नोटिस इज सर्व्ड ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तब तक पार्टनर्स को ट्रीट किया जाएगा एज पार्टनर्स ऑफ अ कंटिन्यूइंग फर्म। तो डिसोल्यूशन जिस दिन हुआ उसके बाद भी पब्लिक नोटिस अगर सर्व नहीं हुआ तो पार्टनर्स विल फंक्शन एज सच एंड द फर्म विल गेट लायबल बाय द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर्स। अच्छा, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू गेट द बिजनेस वुंड अप, और अपना प्रॉफिट मांग सकता है और कह सकता है कि सरप्लस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करिए, और जितने भी अफेयर्स है, जितना भी अफेयर है, जितना भी एसेट्स है उसको सेल ऑफ करिए एंड लाइबिलिटीज़ को सेटल करिए। तो एवरी पार्टनर इज़ हैविंग द राइट टू हैव द बिजनेस वुंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। सो देयर इज़ अ एक्सेप्शन जहाँ पर पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब भी पब्लिक नोटिस नहीं दी तब भी the partner or his estate will not be liable. Okay, so even where the notice of dissolution has not been given, there will be no liability for subsequent acts in the following cases: where there is a estate of a deceased partner insolvent हो गया है, या कोई dormant partner है, इन सारे ही केसेस में डिसोल्यूशन की नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि अगर डिसोल्यूशन की नोटिस नहीं भी दी तब भी इनके एस्टेट में से, इनकी जायदाद में से कुछ भी लायबल नहीं होगा टुवर्ड्स द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म विच आर incurred due to acts done after dissolution. All right? अच्छा जी, डिसोल्यूशन को करने के लिए जो पार्टनर्स हैं उनकी अथॉरिटी कंटिन्यू करेगी। क्यों? बिकॉज दे हैव टू मैनेज द अफेयर्स, दे हैव टू गेट द एसेट्स सोल्ड, दे हैव टू सेटल द लायबिलिटीज, सो ऑब्वियसली देयर अथॉरिटी कैन, इफ desired by the partners, continue for the purposes of winding up. So after dissolution, authority of each partner to bind the firm and other mutual rights and liabilities, obligations of the partners continue as far as it is necessary for the winding up of the affairs of the firm. And the firm is in no case bound by the acts of the partners who has been adjudicated and insolvent. आप लोग ये पहले भी देख चुके हो. Except when any person knowingly permits himself to be represented as a partner of the insolvent. अगर कोई व्यक्ति अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है as a partner of the insolvent, then he can bind the firm through his acts because he'll become a partner by holding out. चलिए आ जाते हैं सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स पे कि अग्रीमेंट अगर कुछ कर रखा है पार्टनर्स ने तब तो वैसे ही सेटल होंगे अकाउंट्स. अगर कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा है तो लॉसेस का सेटलमेंट कैसे होगा. लॉसेस हैं अगर पार्टनरशिप फॉर्म में इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल, तो उसको किस सीक्वेंस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सबसे पहले आउट ऑफ प्रॉफिट्स उसको सेटल किया जाएगा. जितने प्रॉफिट्स हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है उसमें से सेटल करेंगे, फिर कैपिटल में से करेंगे, फिर उसके बाद सारे पार्टनर्स में बांटा जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अच्छा, एसेट्स अगर बिक जाते हैं तो उनको कैसे अप्लाई किया जाएगा. सबसे पहले पेमेंट होगा थर्ड पार्टीज़ को. पहले थर्ड पार्टीज़ को पेमेंट होगा, फिर उसके बाद पार्टनर्स को पेमेंट होगा विच इज़ ड्यू फ्रॉम देम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल वापस किया जाएगा पार्टनर का. उसके बाद अगर कुछ बचता है तो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे किया जाएगा. चलिए जी, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड सेपरेट डेट्स.
पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स एंड ऑफ सेपरेट डेट्स। तो फर्म के जो फर्म के जो एसेट्स हैं विच आर द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, उनको पार्टनरशिप फर्म के लाइबिलिटीज़ के पेमेंट के लिए पहले लगाया जाएगा। जब वो सफिशिएंट नहीं होते हैं तब पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को लिया जाएगा पार्टनरशिप फर्म के लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए। और पार्टनर्स के जो खुद के एसेट्स हैं, पर्सनल एसेट्स हैं, उनको सबसे पहले कहाँ अप्लाई किया जाएगा? उनके खुद के पर्सनल डेट्स को सेटल करने के लिए। उसके बाद उसको पार्टनरशिप फर्म के लाइबिलिटीज़ को सेटल करने के लिए अप्लाई किया जाएगा। सो आई एम रीडिंग इट आउट बिकॉज द एक्सप्लेनेशन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। सो द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड फर्स्ट पहले कहाँ अप्लाई किया जाएगा फर्म की प्रॉपर्टी को? इन द पेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ द फर्म के खुद के डेट्स के लिए अप्लाई किया जाएगा। एंड इफ देयर इज एनी सरप्लस देन द शेयर ऑफ द पार्टनर, ईच पार्टनर शैल बी अप्लाइड टू द पेमेंट ऑफ हिज डेट्स। ठीक है जी। तो कुछ बचता है तो वो पार्टनर्स के खुद के सेपरेट डेट्स को पे करने के लिए लगाया जाएगा। अदरवाइज कुछ नहीं बचता है तो ऑब्वियसली जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो फर्म के डेट्स को ही पे करने में यूज़ हो जाएगी। अच्छा, पार्टनर्स की कोई सेपरेट प्रॉपर्टी है तो इट विल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ हिज सेपरेट डेट्स। उसके खुद के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए उसको अप्लाई किया जाएगा सबसे पहले। उसके बाद अगर कुछ बचता है देन इट विल बी अप्लाइड इन द पेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ द फर्म। ऑल राइट, ओके। सो आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आई वुड रिकमेंड यू टू लिसन टू दिस वीडियो एटलीस्ट 2 times। पहली बार आप बुक के साथ पढ़ें और दोबारा अगर आपको नोट्स के साथ पढ़ना है तो नोट्स से पढ़िए या फिर ऐसे भी आप देख सकते हो एटलीस्ट ट्वाइस, एंड सो दैट यू डू नॉट लूज द ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट। इसलिए आप वीकली रिविजन्स करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई होप दैट all of you are staying home, and I pray that this pandemic is contained soon. All right, okay, bye bye.